अध्याय 33। संपादन नगन्नी तो हान ने अपनी जीभ चटकाई और कहा, मूर्ख, आप अभी भी एक लड़की से बहस क्यों कर रहे हैं? वह पहले से ही आपकी सेवा करने के लिए चली गई है। बोलने के बाद उसने तुरंत कार्रवाई की। झेंग पेइपे का सूटकेस उठाया। झेंग पेइपे, जो अभी एक सेकंड पहले लोगों को जमकर डांट रहा था, अब शर्मीला दिखाई दिया। मीठी मुस्कान के साथ बोला, धन्यवाद। उसे धन्यवाद देने के बाद उसने लू जियाए को घूरने के लिए अपनी आंखें घुमाईं। लू जियाए, मैंने क्या किया? मैं बस कुछ शब्द कह रहा हूँ। ठीक है। लू जियाए ने अपना सिर झो जियाओ की ओर देखा। उम्मीद है कि वह उसके लिए बोलेगा, लेकिन झो जियाओ जियांगली और झांग झिन्ये के लिए सामान ले जाने में व्यस्त था। दोनों लड़कियां उसे धन्यवाद देती रहीं। लू जियाए, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, आज तुम सब झूठ क्यों बोल रहे हो? सारे सीधे लड़के कहाँ हैं? क्या मैं ही अकेला हूँ जो लड़कियों के सामने सिर झुकाने से मना करता है? समूह एक साथ स्कूल से बाहर चला गया। कोतु उखाची तुयेन के बगल में चला गया। उसने स्पोर्ट्स बैकपैक पहना हुआ था और उसका सूटकेस और स्नैक्स का बैग आगे बढ़ा रहा था। गुसी को अब सिर्फ अपनी पीठ पर एक छोटा गुलाबी बिल्ली के आकार का बैग ढोना था। वह थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, मुझे खाने का बैग ढोने दो। जिया जिक्सुआन ने उसकी तरफ देखा और कहा, बस ऐसे ही करो, लड़कियों को थोड़ा और आराम करना चाहिए। आज गुसी ने चौड़ी हुई गर्दन और नीली धारियों वाला पतला लाल स्वेटर पहना था। टाइट जीन्स, सफेद स्नीकर्स, आधे बाल बंधे हुए थे, बाकी आधे कंधे पर कल करके ढीले थे। उसका पूरा शरीर जवानी की सांसों से भरा हुआ था। जिया जिक्सुआन ने महसूस किया कि जब उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी तो वह तुरंत बेहद चमकदार और आकर्षक हो गई। उसकी आंखें उसके ऊपर घूम गईं। एक पल के लिए उसके पतले, गोरे टखनों पर टिक गईं। स्कूल से निकलने के बाद उसने दो कारों को देखा जिन्हें जिया जिक्सुआन ने इंतजार करने के लिए बुलाया था। जिया जिक्सुआन और झो कियाओ ने लड़कियों का सामान एक साथ उठाया और उन्हें ट्रंक में रख दिया। लड़कियां एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी, हंस रही थी और खुशी से बात कर रही थी। उनकी आंखें खुशी से भर गई थी, देखभाल किए जाने से खुशी से भर गए। अपना सामान पैक करने के बाद वे आठों दो गाड़ियों में सवार हो गए और हाई स्पीड रेल स्टेशन की ओर चल पड़े। इस बार यात्रा की योजना बनाने वाला व्यक्ति लू जियाए था। वह शायद ही कभी ट्रेन लेता था, लेकिन इस बार उसने अपने परिवहन के मुख्य साधन के रूप में ट्रेन को चुना। जब वे हाई स्पीड रेल स्टेशन पर पहुंचे, जब वे कार से उतरे, तो उन्होंने लोगों की भीड़ को गुजरते देखा और वे सभी बुरी तरह डर गए। ये अमीर बच्चे आमतौर पर छुट्टियों के दौरान अपने माता पिता के साथ विदेश यात्रा करते थे ताकि घर पर शोर से बच सकें। उन्होंने पहले कभी अकेले ट्रेन नहीं ली थी। लू जियाए ने ताली बजाई और कहा, घर पर छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों की भीड़ में शामिल होने का अनुभव वास्तव में मजेदार है। झेंग पेपेई ने उसे घूर कर देखा। बेवकूफ। जियांगली मुस्कुराया और कहा, यह सही है, यह भी एक मूल्यवान अनुभव है। जिया जिक्सुआन ने कहा, चलो जल्दी करो और लाइन में लग जाओ। उसने अपने आसपास की अव्यवस्था को देखा और कहा, तुम लोग लड़कियों पर नजर रखना याद रखो। हाची तुयेन ने भोजन से भरा प्लास्टिक बैग सूटकेस पर रखा और उसे दूर धकेल दिया। फिर एक हाथ उठाया और कोतु उक से कहा, मुझे अपना हाथ दो। हाँ, कोतु उक हैरान था। अगर मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा तो मुझे डर है कि तुम फिर से खो जाओगे। जिया जिक्सुआन ने उसे देखा और कहा कि वह उसे देखने के लिए नीचे झुक गई और उसके हाथ से सूटकेस को खींचकर जैसे कि उसे दूर ले जाया गया। यहाँ 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं। क्या प्रत्येक लड़के के लिए एक लड़की का हाथ पकड़ना ठीक है?
वह अकेले 2 सूटकेस खींच रहा था। झांग जिन्नी उसके पास एक छोटे से सूटकेस को खींचकर चला गया। दोनों चुपचाप आगे बढ़े। लड़की का हाथ थामने की पहल करते हुए त्रुओंग हान दीज को हिम्मत करने में शर्म आ रही थी। ल्यूक जिया दीप ने हुओंगले को देखा और कहा, मुझे तुम्हारा बैग उठाने दो। कोई बात नहीं, यह भारी नहीं है, मैं इसे खुद उठा सकता हूँ। लड़के लड़कियों से ज्यादा मजबूत होते हैं, इसे उठाना ज्यादा आरामदायक होता है, मुझे इसे उठाने दो। लू जियाए बहुत जिद कर रहा था। जियांगले के पास उसे बैग देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू जियाए ने जियांगले के खाली हाथों को देखा बहुत अच्छी तरह से, फिर वह उस छोटे से हाथ को पकड़ सकता था। लेकिन उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ धीमे थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार वे दोनों सिर्फ सामान्य दोस्त थे, किसी रिश्ते में नहीं। इसलिए लू जियाए थोड़ा शर्मीला था, यह सोचकर कि उसके पास इस अच्छे अवसर को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, मेरे पीछे पीछे चलो, सावधान रहो कि कहीं खो न जाओ। ठीक है, हुआंगले ने सिर हिलाया। ल्यूक जिया डीप, हे भगवान! हाँ, उपनाम वाला वह दुष्ट जानवर अपने गाल के गड्ढे को इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकता था? उसने यह कैसे किया? जिया जिक्सुआन ने गुसी का हाथ थाम लिया और ट्रेन लीडर की तरह आगे बढ़ गया। स्टेशन पर लोग आ जा रहे थे, इसलिए धक्का मुक्की होना आसान था और गुसी को जिया जिक्सुआन के और भी करीब चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिया जिक्सुआन ने शुरू में उसका हाथ सामान्य तरीके से थामा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उनकी उंगलियां एक दूसरे से कसकर जुड़ चुकी थी और उनमें एक भी जगह नहीं थी। गुसी ने नीचे देखा, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कुछ छात्राएं उनके पास से गुजरी और उसने साफ तौर पर किसी को यह कहते हुए सुना, वह जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। उसका चेहरा और भी लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे करके अपने पैरों की उंगलियों को देखा। जिया जिक्सुआन के चेहरे को देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की और यह भी नहीं जानना चाहती थी कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब वह सुरक्षा जांच के लिए लाइन में लगी, तो गुसी उसका हाथ खींच पाई। समूह प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर गया और टिकट जांच में अभी 15 मिनट बाकी थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए लड़कियां तुरंत सेल्फी लेने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गईं। खुश। ल्यूक जिया दीप ने पुरुष देव समूह को संदेश भेजा, चूक्यू, तुम बहुत कायर हो, आप एक लड़की के हाथ को पकड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैंने अपना हाथ पकड़ने के लिए पहल की। जब लड़के टेक्सटिंग कर रहे थे, जिया जिक्सुआन बस अपने फोन को देखकर बैठ गया। ग्रुप चैट में भाग नहीं ले रहा था, वह कुछ दस्तावेजों को देख रहा था, शांत दिख रहा था। लू जिया ने उस पर एक संदेश भेजा, फिर एक गंभीर उपस्थिति के साथ, एक बीस्ट है, सुहान, एक जुआन की छोटी बहन, आपको देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता। अगेज, लड़कियों ने सीटों को खोजने के लिए अपने टिकटों को देखा। ये चारों ओर देखते हुए, हर कोई पहले से ही बैठा था। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस उदासीन रूप से बैठ गया। यद्यपि उन्होंने इन लोगों के साथ कई बार बातचीत की थी, यह हमेशा तब था जब पूरा समूह था। और जिया जिक्सुआन, वह शांत था। उन दोनों को बहुत मजबूत समझ में आया, सिवाय कैफेटेरिया में जब जिया जिक्सुआन ने गू सिनी के बारे में बात की थी, तो यह नहीं था। उनके बगल में बैठकर उन्होंने लोगों को दूसरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे, कृपया, शिन शिन जियानग्रोंग, मैं अब सांस नहीं ले सकता। ये जिंग आरयू 10, हम सभी सहपाठियों हैं, इसमें से इतना बड़ा सौदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं? हान हान हुआंग विन्हा, हाँ। मैंने सचमुच कोई अतिशयोक्ति नहीं की।
मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज्यादा है। नाम जैसा अर्थ। अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मोह मोह, लिटिल पियर, मोह मोह, पेई पेई, हा 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 हो। यदि सीटें पहले से ही इस तरह सेट की गई थी तो गुसी ही उन्हें आगे पीछे नहीं बदलना चाहती थी, अन्यथा लोग सोचेंगे कि उसके बुरे इरादे हैं और यह शर्मनाक होगा। शिन शिन जियांग रोंग, पेई पेई, मेरे साथ सीट बदल लो। तुम लोग बचपन के प्रेमी हो इसलिए हम खुद को परिचित मान सकते हैं। पेई पेई, ठीक है, चलो एक साथ बाथरूम चलते हैं, फिर हम वापस आने पर सीट बदल लेंगे। शिन शिन जियांग रोंग, पेई पेई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पेई पेई, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मोह मोह, जिया जिक्सुआन ने देखा कि वह बाहर जाना चाहती थी, इसलिए उसने रास्ता बनाने की पहल की। झांग झिन्नी ने जल्दी से कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। वह और झेंग पेपेई बाथरूम में चले गए। जब वे वापस आए तो झेंग पेपेई ने झांग झिन्नी की सीट पर बैठने की पहल की। जिया जिक्सुआन की नज़र पाकर झेंग पेपेई ने घृणा दिखाई और कहा, आप यहाँ क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? और डिम्पल भी यहाँ नहीं बैठना चाहते हैं, इसलिए मुझे खुद को मजबूर करना पड़ा। जिया जिक्सुआन ने अपना सिर घुमाया, सीधे सामने की ओर देखा। झेंग पेपेई चालाकी से उसके करीब झुके, फुसफुसाते हुए, क्या आप नाराज हैं? डिम्पल के साथ लिटिल बहन भी यहाँ आकर आपके साथ बैठना चाहती है। उत्तर दिया, तुम वहाँ जाओ, मुझे यहाँ बैठने दो। समझ गया? आपके पास वास्तव में कोई सिद्धांत नहीं है। मैंने उस घृणित आदमी को पर्याप्त रूप से उकसाया नहीं है, मैं उसे इतनी जल्दी कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? गुसी यी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। मुझे इस सहारे को मजबूती से थामे रहना चाहिए, मैं ढीला नहीं हो सकता। अपने भविष्य को देखो। सिंघुआ विश्वविद्यालय का कर्ज चुकाने के बाद तुम्हें जिया जिक्सुआन द्वारा पूरी तरह से खा लिया जाना चाहिए था। झेंग पेपेई को लोहे से स्टील न बना पाने का अफसोस था। झेंग पेपेई के अपनी सीट पर वापस आने के बाद जिया जिक्सुआन भी अपनी कुर्सी पर वापस आकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से चॉकलेट कुकीज का एक पैकेट निकाला, पैकेट को फाड़ा, एक टुकड़ा उठाया और गुसी के मुंह के पास ले गया। गुसी ने एक टुकड़ा खाने के लिए अपना मुंह खोला, उसने उसकी ओर देखा, अपने होठों को सिकोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अपने परिवार के साथ बैठना पसंद नहीं है। अध्याय 34। संपादन नगन नी गुसी यी ने धीरे से कुकी चबाई और निगल ली। उसे डर था कि उसके मुंह के कोने पर चॉकलेट लग जाएगी, इसलिए उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे फिर से चाटा। जिया जिक्सुआन की नज़र उन गुलाबी होठों पर पड़ी और जैसे ही उसने सुंदर जीभ को बाहर निकलते देखा, वह अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें स्याही की तरह काली हो गईं। वह जल्दी से मुड़ा, सामने की सीट के पीछे चिपका हुआ विज्ञापन देखा और प्रत्येक शब्द को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। गुसी यी ने कुकी निगलना समाप्त किया और कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे यह पसंद नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि मुझे इसे बार बार बदलना थोड़ा असुविधाजनक लगता है। हाची तुयेन को अपनी ओर न देखते हुए और मुंह फेरते हुए देखकर उसने आगे कहा, लेकिन भले ही यह असुविधाजनक हो, लेकिन जब आपने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैं तुरंत आकर वहीं बैठ गई। निहितार्थ यह था, आप बड़े भाई हैं, आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। हाची तुयेन ने अपना सिर घुमाया, ठीक समय पर उसकी स्पष्ट आंखों को पकड़ लिया जो हंसी से झपक रही थी। उसका रूप अभी भी ऐसा था जैसे वह खुश करने की कोशिश कर रही हो, बिल्ली के बच्चे से अलग नहीं जो अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। यह वास्तव में था। उससे प्यार न करना असंभव था। उसने चॉकलेट के रैपर का एक और टुकड़ा फाड़ा और उसे उसके मुंह के पास ले गया और कहा,
अगली बार अगर तुम किसी दूसरी सीट पर बैठोगी तो मुझे तुम्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना? गुसीयू ने केक का एक और टुकड़ा खाया। यह सुनने के बाद उसे लगा जैसे उसने अभी अभी चीनी में लिपटी गोली खा ली हो। अगर आप किसी और का खाना खाते हैं तो आपको सुनना ही पड़ता है। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ। जिया जिक्सुआन ने केक का बचा हुआ टुकड़ा फाड़ दिया। गुसी को लगा कि वह उसे फिर से खिलाने जा रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे खुद ही खिलाने दो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि उसने बचा हुआ टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। जिया जिक्सुआन ने आराम से खाना खत्म किया, उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिला, जिससे वह मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ लू जियाये और उसका समूह खेल खेलने के लिए एक समूह बना रहे थे। उसकी आंखें दूसरी तरफ घूम गईं, दूसरी तरफ बैठे दो लोगों को देखा, फिर दोबारा देखा। लू जियाये की अभिव्यक्ति भ्रमित हो गई। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? अभी जो वहां बैठा था वह एक छोटी बच्ची थी। उसके गालों पर गड्ढे क्यों थे? जब वह करीब से देखने के लिए फिर से मुड़ा तो उसने देखा कि वे दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। माँ, क्या हम साथ में यात्रा पर नहीं जा रहे हैं? वे दोनों ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे अपने हनीमून पर हों? चू क्यू ने अपना हाथ उठाया और अपना कंधा घुमाया। देखना बंद करो। किसने तुमसे कहा कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है? हान मदद नहीं कर सका लेकिन मुड़कर देखने लगा। कुछ सेकंड बाद वह चुपचाप पीछे मुड़ा। मैं कुत्ते का खाना नहीं खाना चाहता। हाची तुयेन ने दही की बोतल ली, उसमें स्ट्रॉ डाला और कोतुउक को दे दिया। कोतुउक ने उसे धन्यवाद कहा, फिर अपने फोन पर संगीत चालू किया। उसे एक ईयरबड दिया और कहा, क्या तुम सुन सकते हो? जिया जिक्सुआन ने हेडफोन ले लिया। गुसी ने मेडे का संगीत चालू कर दिया। पिछली रात उसने उसे इफ वी नेवर मेट सुनाने के लिए पियानो बजाया था, इसलिए उसने इस गाने को अपनी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर रखा था। इंट्रो बजने लगा। गुसी दही पीते हुए संगीत सुन रही थी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी। हरे पेड़ों की कतारें उज्ज्वल शरद ऋतु के दिन में गर्व से ऊंची खड़ी थी। दूर से वह विशाल मैदान देख सकती थी। दूर दूर तक ओवरलैपिंग पर्वत श्रृंखलाएं थीं, दिखाई देती और गायब हो जाती थी। हरा रंग दृष्टि में फैल गया। सड़क का हर हिस्सा एक सुंदर परिदृश्य पेंटिंग था। उसके कानों में मेडे का गाना था, त्वचा छिलने तक धूप सेंकना, अचानक बर्फबारी का दृश्य, 4 मौसमों के लिए एक साथ। काले बादल फिर से चमकेंगे, मेरे साथ तुम हो। उन जल्दबाजी में पुनर्जन्म से क्या डरना है? वह दिन, वह पल, वह दृश्य, तुम मेरे जीवन में आए। हर मिनट, हर सेकंड, हर एक अभिव्यक्ति, कहानी आश्चर्य से भरी है। गुसी ने जिया जिक्सुआन को देखने के लिए रुख किया। उसके कान में एक ईयरफोन लगा हुआ था और वह खिड़की से बाहर भी देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह उसके साथ सुंदर दृश्य और संगीत भी साझा कर रहा था। उसके दिल में दोहरी खुशी महसूस हुई। उसके होठों के कोने मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। लगभग चेंगदू स्टेशन पर लड़के अपना सामान लेने के लिए खड़े हो गए। लड़कियां उनके बगल में खड़ी थी। जियांगली ने कहा, सौभाग्य से मैं तुम लोगों के साथ हूँ, अन्यथा मैं इतना बड़ा सूटकेस नहीं उठा पाता। ल्यूक जिया डीप सीधे खड़े हो गए, अपना सिर घुमाया और अपने दोस्तों की ओर नाराजगी से देखा। क्या हम 4 महान पुरुष देवताओं का अस्तित्व सिर्फ सामान ढोने में ही है? त्रिना बोई बोई मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं। हाची तुयेन की सराहना में मूल्य है, तो हान और चू क्यू का साथी के रूप में मूल्य है। उसके लिए केवल चीजें ले जाने में ही उसका कुछ मूल्य है। लू जियाये, जो खुशी से सुन रहा था, अचानक झेंग पेपेई की बातों से चौंक गया। उसकी आंखें
खुली की खुली रह गईं। झेंग पेपेई ने आत्मसंतुष्ट होकर चेहरा बनाया। लियो लियो, लू जियाये ने अपने हाथ में सूटकेस झेंग पेपेई की ओर बढ़ाया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझे मेरा सामान वापस दे दो। आह! सूटकेस गुस्सी की जांघ से टकराया। उसने एक हल्की चीख निकाली और सूटकेस को पकड़ लिया। जियांगली ने जल्दी से उसे ले लिया और कहा, यह मेरा सूटकेस है, मैं इसे खुद ले जाऊं। ल्यूक जिया डीप। हाची तुयेन ने अपना सिर घुमाया और वह दृश्य देखा। उसने अपने हाथ में पकड़ा टिश्यू बैग ल्यूक जिया डीप की ओर फेंका। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तुम क्या कर रहे हो? ल्यूक जिया डीप डर गया। उसकी आंखों में मासूमियत झलक रही थी। मैं सावधान नहीं था। कोतू यूसी ने जल्दी से कहा, यह ठीक है। बोलते समय उसने अपना घुटना रगड़ा। जब उसे मारा गया तो उसे थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन अब वह ठीक है। ल्यूक जिया दीप झुक गया। अपने हाथ कुर्सी पर रखे, अपने हाथों को अपनी छाती के सामने बांधा और दयनीय रूप से कोतू यूसी से कहा, छोटी बहन, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुसीई ने हंसते हुए कहा। भले ही झेंग पेई पेई व्यस्त थी, फिर भी उसने इत्मीनान से दास्तापूर्ण लू जियाये को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, बेवकूफ, बेवकूफ। ल्यूक जिया डीप ने त्रिन बोई बोई को घूरते हुए प्रत्येक शब्द को अपने मुंह से बोलते हुए कहा, तुम, रुको, वहां, मुझे दो। लियो लियो, झेंग पेपेई ने तिरस्कार किया। ट्रेन में हर कोई इन सुंदर लड़कों और सुंदर लड़कियों को एक दूसरे के साथ हंसते और मजाक करते हुए देख रहा था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मन ही मन कह रहा था कि जवानी अद्भुत है। ट्रेन का दरवाजा खुला और सभी एक एक करके उतर गए। अंदर बहुत सारे लोग थे। झेंग पेपेई गुस्सी का हाथ पकड़े रहा, मुस्कुराता रहा और कहता रहा, हमें लड़कियों को हाथ थामना चाहिए ताकि हम खो न जाए। जिया जिक्सुआन ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। बाकी लोग आज्ञाकारी ढंग से उसका अनुसरण कर रहे थे। सीखने के देवता के नेतृत्व में वे पहले से ही बहुत आश्वस्त थे। पूरा समूह दूसरी ट्रेन में बदलने के लिए लिफ्ट से नीचे चला गया। ट्रेन स्टेशन पर कोई खाली सीट नहीं थी, इसलिए उन्हें खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। लड़कियां एक साथ शौचालय गईं। लू जियाए ने चारों ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि चेंगदू में बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ट्रेन स्टेशन पर किसी सुंदर लड़की से मिलूंगा। सुहान ने उत्तर दिया, तुयन पहले भी एक बार चेंगदू आ चुका है ना? क्या रास्ते में आपको कई खूबसूरत लड़कियां मिलीं? हाची तुयेन अपना फोन पकड़े हुए एक यात्रा साइट पर टिप्पणियां पढ़ रहे थे। उन्होंने ऊपर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और कहा, किसी और की तरह सुंदर नहीं। पहले कुछ लड़के दंग रह गए और जब उन्होंने प्रतिक्रिया की तो उन्होंने केवल टीएसके की आवाजें निकाली। सुहान, हम जानते हैं कि आपकी एक छोटी बहन है जो परी की तरह खूबसूरत है। कृपया खुद को थोड़ा संयमित करें। चू क्यू ने नकल करते हुए कहा, हम जानते हैं कि आपकी एक परी जैसी खूबसूरत बहन है। कृपया अपने आप को थोड़ा संयमित करें। लड़कियां बातें करते हुए और हंसते हुए पीछे मुड़ी। सुहान ने झेंग पेईपेई को देखा और कहा, मुझे लगता है कि पेईपेई भी बहुत सुंदर है। लू जियाए ने तुरंत हस्तक्षेप किया, भाई, तुम्हें अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। एक बार फिर ट्रेन में गुसिया ने जिया झिजुआन के निर्देशों को याद किया और आज्ञाकारी रूप से तुरंत नहीं बैठा। हालांकि इस बार क्षेत्र में अकेला बैठा व्यक्ति सुहान था। झेंग पेपेई उसके बगल में बैठा था। उसने लड़कियों के समूह की ओर हाथ हिलाया और खुशी से बैठ गई। इसलिए गुसिया दो लड़कियों के साथ एक ही पंक्ति में बैठ गई, जबकि जिया झिजुआन दो लड़कों के साथ बैठ गया। इस बार
उन्हें केवल 1 घंटे से अधिक समय तक ट्रेन में बैठना पड़ा और वे बहुत जल्दी पहुंच गए। स्टेशन छोड़ने के बाद समूह ने एक टैक्सी बुलाई और सीधे हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट होटल में चले गए, जिसे उन्होंने पहले से बुक किया था। चेक इन करते समय रिसेप्शनिस्ट ने प्रत्येक व्यक्ति को एक हॉट स्प्रिंग टिकट दिया, समूह को याद दिलाते हुए कि हॉट स्प्रिंग बाथ का समय शाम को 10 बजे से पहले था। कमरे में प्रवेश करते समय लू जियाए ने मुस्कुराते हुए कहा, रात में हॉट स्प्रिंग बाथ लेते समय लड़कियां स्विमसूट पहनेंगी, है ना? वह बिस्तर पर लेट गया, शर्म से लाल होकर बोला, मैं अपनी डिम्पल वाली बहन को स्विमसूट में देखना चाहता हूँ। बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। चूक्यू, जो उसी कमरे में था, ने कहा, एक तुएन यहाँ है। ल्यूक जिया दीप कार्प की तरह उछल पड़ा। चूक्यू ने व्यंग्य किया, तुम इतने डरे हुए हो, फिर भी तुम तुउक के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ल्यूक जिया डीप क्रोधित हो गया। उसने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए कहा, देखते हैं कि मुझ में हिम्मत है या नहीं। अपना सामान रखने के बाद समूह ने होटल के बाहर जाकर एक रेस्तरां खोजने का समय तय किया। जैसे ही वे होटल की लॉबी में पहुंचे, लड़कों ने तुरंत अपने दोस्तों को देखा, जो अब बहुत सुंदर और दीप्तिमान थे। जिया जिक्सुआन ने गुसी को देखा। उसने एक लंबी आस्तीन वाली लाल लिनन की पोशाक पहन ली थी। पोशाक कमर पर थोड़ी तंग थी, जो उसकी पतली कमर को ढक रही थी। लंबी स्कर्ट उसकी एड़ी तक पहुंच रही थी, जिससे लोग उसके अंदर छिपी लंबी टांगों के बारे में अंतहीन सोचते रहते थे। जब गुसी ने इस पोशाक को पहना, तो झेंग पेपेई ने उसकी प्रशंसा की। उसके कंधों पर गिरते लंबे बाल, स्कर्ट बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी की तरह। ट्रुओंग हान डिच ने कहा, मैं तो उक की लंबी टांगों की प्रशंसा करता हूँ। मेरे जैसा बौना कई शैलियों का पालन नहीं कर सकता। कोतुउक ने अपनी सहेली द्वारा पहनी गई सफेद छोटी स्कर्ट को देखा और लालसा से कहा, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। आप बहुत प्यारी हैं। क्या यह मेरी गलती है कि मैं लंबा हूँ? क्यूट बनने की चाहत में मेरे माता पिता ने कहा कि मैं बेशर्म हूँ। दूसरे लोगों की लड़कियां बैले और पियानो सीखती हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बास्केटबॉल और ताइक्वांडो सीखने दिया। सड़क पर लोग कहते हैं कि मैं अभी 18 साल की भी नहीं हूँ और कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं बस लंबी हूँ। मैं इतनी समझदार कैसे हो सकती हूँ? लड़कियां उससे खुश थी। त्रिनबोई बोई को अनदेखा नहीं किया जा सकता था और वह गुस्से में बोली, क्या यह मेरी गलती है कि मैं सफलतापूर्वक यौवन प्राप्त कर पाई? मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लड़के मेरी छाती को देखते हैं। मिडिल स्कूल से ही वे मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बातें करते आ रहे हैं। यह बुढ़िया बहुत गुस्से में है। हाँ हाँ, अगला कौन है? मजे के लिए बताओ। कमरा हंसी से भर गया। 4 लड़कियों में गुसी सबसे लंबी थी, 1 मीटर 69, एक पतला सुनहरा अनुपात के साथ समूह में सबसे अलग दिख रही थी। झेंग पेपेई 1 मीटर 65 थी, लेकिन समूह में सबसे अच्छे विकसित स्तन थे। जब अन्य छोटे बंस थे, वह पहले से ही एक बड़ी बन थी। जियांगली 1 मीटर 60 थी। कक्षा 10 की लड़कियों में वह न तो लंबी थी और न ही छोटी। झांग झिन्नी 1 मीटर 55 थी, छोटी और प्यारी। चारों लड़कियों ने अपने अपने अंदाज में कपड़े पहने, रंग बिरंगी तितलियों के झुंड की तरह एक साथ खड़ी थी। लू जियाए ने लड़कियों को देखा, मुस्कुराते हुए कहा, हमारे देखने के लिए इतनी खूबसूरती से तैयार होना, आपका सामान पूरे रास्ते ले जाने के लायक है। जब उसकी आंखें कोतुक पर बार बार देख रही थी, हाची तुयेन ने अपना सिर नीचे किया और कहा, चलो चलें। जिया जिक्सुआन ने एक स्थानीय रेस्तरां चुना और वहां लगभग 10 मिनट तक चला। सड़क पर गुजरने वाले लोगों की भीड़ में समूह हंसा और लगातार बातें करता रहा। लड़कियां एक दूसरे की तस्वीरें लेने में व्यस्त थी।
जबकि जिया जिक्सुआन ने अपना फोन पकड़ा और गुसी की तस्वीरें ली। चूंकि उन्हें अगले दिन पहाड़ पर जाने के लिए जल्दी उठना था, इसलिए समूह ज्यादा देर तक रेस्तरां में नहीं रुका। खाने के दौरान उन्होंने गाने जाने की योजना बनाई, लेकिन फिर रुक गए। रेस्तरां से निकलने के बाद लड़कियां वापस आते समय भी उत्साह से तस्वीरें ले रही थी। जिया जिक्सुआन ने कहा, चलो कुछ पहाड़ चढ़ने का सामान खरीदते हैं। लड़कों ने लड़कियों से कुछ कहा और फिर कुछ सामान खरीदने के लिए पास की दुकान पर चले गए। लड़कियों को तस्वीरें लेने के लिए छोड़ दिया। यह पर्यटन का मौसम था, इसलिए लोग लगातार आ जा रहे थे। यहाँ बहुत सारे पर्यटक थे और चारों लड़कियां अचानक एक खूबसूरत नज़ारा बन गईं। कुछ ही दूरी पर एक अच्छी तरह से तैयार आदमी और उसके कुछ दोस्त सुंदर युवा लड़कियों को देख रहे थे। वे सभी चुपचाप एक दूसरे को आंख मारते हुए लड़कियों के पास चले गए। हाय, क्या आप लोग भी यहाँ पर्यटन के लिए आए हैं? लड़कियां उनकी ओर देखने लगी। उन्हें इन बड़े आदमियों से कुछ घृणा हो रही थी। उनमें से एक ने गुसी को कैमरा दिया और कहा, क्या तुम हमारी तस्वीर ले सकती हो छोटी बहन? कोतुक ने कैमरा लिया और उनके लिए कुछ तस्वीरें खींची। कैमरा उस व्यक्ति को लौटाने के बाद लड़कियां जाने ही वाली थी कि वे लोग फिर से आ गए। क्या आप एमी पर्वत पर चढ़ते हैं? मैं माउंट एमी कई बार जा चुका हूँ। क्यों न हम एक समूह बनाएं और लड़कियों के लिए टूर गाइड बने? पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ खाने के लिए जाने की योजना बना रहे थे। यहाँ की लड़कियों से मिलना किस्मत है। चलो साथ चलते हैं, हम तुम्हें दावत देंगे। वे लोग बकबक करते रहे। उन सभी को लगा कि ये 4 लड़कियां ही हैं जो स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रही हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने के लिए फुसलाया। दूसरी तरफ हाची तुयेन के समूह ने पहले से ही कुछ पर्वतारोहण की वस्तुएं जैसे कि चलने की छड़ियाँ, डिस्पोजेबल रेनकोट, रेन बूट और टोपियां चुन ली थी। भुगतान करते समय ल्यूक जिया दीप दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि 3 आदमी लड़कियों के पास आ रहे हैं। ल्यूक जिया दीप ने तुरंत कहा, मक्खियां इतनी तेजी से कहां से आ गईं? हमारे फूलों पर बैठने की हिम्मत। तो हान ने देखा और चिंतित होकर कहा, जल्दी से वहां जाओ, उन्हें लड़कियों के पास जाने का अवसर का फायदा उठाने मत दो। अरे सुंदर लड़कियों, कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? हम बुरे लोग नहीं हैं। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हमें अपना आईडी कार्ड दिखाइए। पहले तो लड़कियां सम्मानपूर्वक व्यवहार करती रहीं और कुछ वाक्यों में उनका जवाब भी दिया, लेकिन उन्हें और अधिक चिपकते देखकर धीरे धीरे उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उनमें से एक गुस्सी के सामने खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं देख रही हूँ कि तुम एक सौम्य और मिलनसार लड़की हो। तुमने अभी अभी हमारे लिए एक तस्वीर भी खींची है। हम किस्मत से मिले, दोस्त बन गए। पुरुष और महिलाएं एक साथ काम कर रहे हैं, बिना थके पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। यह कितना बढ़िया है। वह आदमी गुस्सी के कंधे पर हाथ रखने के लिए उठने ही वाला था। वह उससे बचने ही वाली थी कि अचानक एक हाथ ने उसे सामने से रोक दिया। उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे दूर धकेल दिया। जिया जिक्सुआन गुस्सी के सामने खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति चाकू की तरह ठंडी थी। वह उस आदमी को ठंडेपन से देख रहा था। हालांकि वह उनसे छोटा था, उसका शरीर लंबा था, उसका व्यवहार मजबूत था, जिससे लोग उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। लू जियाए और दूसरे लोग भी उसके ठीक पीछे खड़े थे। हर कोई एक लड़की के सामने खड़ा था। लू जियाए ने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा, भिखारी कबीले के भाइयों, इस डॉग बीटिंग स्टिक का इस्तेमाल कुत्तों को पीटने और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किया जा सकता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी है जब आप उन कुत्तों को पीटना चाहते हैं जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करना पसंद करते हैं। इसके तुरंत बाद 4 पुरुष और 4 महिलाएं अपने हाथों में बांस की छड़ियां पकड़े हुए थे।
झेंग पेपेई उनकी उपस्थिति से चकित था। क्या यह भिखारी कबीले का सम्मेलन है? लू जियाए ने अपनी ठोड़ी उठाई। उसकी आंखें अहंकार से उन लोगों को देख रही थी। उसने अपनी छड़ी को जमीन पर थपथपाया और कहा, कुत्तों, क्या तुम मेरी डॉग बीटिंग स्टिक तकनीक आजमाना चाहते हो? डॉग बीटिंग स्टिक तकनीक में कुल 36 चालें हैं। यह भिखारी कबीले के संप्रदाय की गुप्त चालों में से एक है, जिसे अक्सर संप्रदाय के खजाने डॉग बीटिंग स्टिक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वे लोग गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल कुछ वाक्य चिल्ला सकते थे। तुम दूधिया मुंह वाले बदमाश हमारे साथ असभ्य होने की हिम्मत करते हो। गुस्सी ने महसूस किया कि वे लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानते थे, इसलिए उसने तुरंत जिया जिक्सुआन का हाथ खींचा और कहा, चलो चलते हैं। अब उन पर ध्यान मत दो। घर से बहुत दूर यात्रा करना, यहाँ के माहौल का आदी न होना। एक और समस्या एक कम समस्या से बेहतर है। झेंग पेपेई के मन में भी यही विचार आया, इसलिए उसने लू जियाए को खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। हालांकि वह आम तौर पर गर्म स्वभाव वाली और उग्र थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि स्थिति को कैसे देखना है और वह अनावश्यक संघर्ष नहीं करना चाहती थी। जिया जिक्सुआन ने गुस्सी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। जब वह उन लोगों के पास से गुजरा, तो उसने उन्हें ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखें चेतावनी से भरी हुई थी। उन लोगों का मूल इरादा सुंदर लड़कियों को अपने साथ यात्रा करने के लिए बहकाना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होंगे। ये लड़के लंबे और मजबूत थे, और कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि उनके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था, इसलिए उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे बहुत दूर चले गए, तो लू जियाए ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोग इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हो कि तुम लोगों को अपराध करने के लिए मजबूर कर देते हो। बस थोड़ी सी लापरवाही और कुछ हो गया। त्रिना बोई बोई ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या यह हमारी गलती है कि हम सुंदर हैं? पुरुष स्पष्ट रूप से बेवकूफ हैं, जो लड़कियों को छोटी स्कर्ट पहनने के लिए दोषी ठहराते हैं। क्या बकवास तर्क है। ल्यूक जिया डीप को उस समय थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उनकी बात का खंडन किया गया। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस आप लोगों की तारीफ करना चाहता था कि आप लोग कितने सुंदर हैं। हाची तुयेन ने कोतुउक से कहा, कोई बात नहीं, बस आराम से और सुंदर कपड़े पहनो। कोतुउक ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखा। हाची तुयेन ने सीधे आगे देखा और उदासीनता से कहा, वैसे भी मैं यहाँ तुम पर नजर रखने के लिए हूँ। गुस्सी दंग रह गई। उसने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराई। आगे चल रहे लड़कों ने गलती से विद्या के देवता के शब्द सुन लिए। सुहान ने लू जियाए से कहा, सच कहूँ तो लड़कियों के साथ छेड़खानी करने में इतुयेन का कौशल तुमसे कहीं बेहतर है। लू जियाए, ऐसा लगा जैसे 10,000 तीरों से वार किया गया हो। होटल में वापस आकर सभी अपने अपने कमरों में नहाने के लिए गए। गर्म पानी के झरने में भीगने की तैयारी की। लड़कियों के नहाने के सूट सिर्फ टैंक टॉप और शॉर्ट्स थे। हालांकि वे बिकनी की तुलना में बहुत ज्यादा रूढ़िवादी थे, फिर भी उन्हें पहनने में थोड़ा अजीब लगा। लेकिन जब वे गर्म पानी के झरने पर पहुंचीं, तो लड़कियों ने पाया कि वहां एक सार्वजनिक स्नान क्षेत्र और पुरुषों और महिलाओं के लिए एक अलग स्नान क्षेत्र था, जो 2 दिशाओं में विभाजित एक चौराहे पर था। छात्र अभी भी बहुत शर्मीले थे। विकास के इस सबसे संवेदनशील दौर में हर किसी में विपरीत लिंग के प्रति जिज्ञासा और शर्म थी। गुस्सी ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, चलो निजी स्नान क्षेत्र में चलते हैं। ल्यूक जिया दीप ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में विरोध की अनगिनत चीखें गूंज उठीं। हाची तुयेन ने कहा, हाँ चलो। गर्म पानी के पूल में गर्मी शरीर के सभी छिद्रों में समा गई, बेहद आरामदायक। सुहान ने अफसोस जताते हुए कहा,
मैं अभी भी पेई पेई को स्विमसूट पहने हुए देखना चाहता हूँ। ल्यूक जिया डीप ने पानी पर जोर से वार किया, अनिच्छा से चिल्लाते हुए, और मेरी डिम्पल वाली बहन भी। ओह, मेरा दिल बहुत दुखता है। हाची तुयेन ने उसे घूर कर देखा। तुम क्या सोच रहे हो? ल्यूक जिया डीप ने जवाब दिया। आपको इसकी परवाह क्यों है कि मैं क्या सोचता हूँ? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मत सोचो। जिया जिक्सुआन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह उसका गला घोंटने के लिए उसके पास गया। दो लंबे लड़कों ने गर्म पानी के झरने में हंगामा मचा दिया। लू जियाए चिल्लाया, अगर डिम्पल वाली लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो मैं निश्चित रूप से अब बकवास नहीं सोचता। लेकिन अब जब तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो और तुम्हारे शब्द सही नहीं है, तो मुझे बस सोचना पसंद है। जिया जिक्सुआन, क्या तुम जीने से थक गए हो? हान से, मुझे लगता है कि जिया डीप ने जो कहा वह सही है। वह और झो कियाओ पूल के किनारे पर झुके हुए थे, चुपचाप लू जियाए को मौत के घाट उतारते हुए देख रहे थे। रात को सोने से पहले गुसी ने आत्तन वीचैट खोला, लेकिन जिया जिक्सुआन का कोई संदेश नहीं था। झेंग पेपेई, जो उसी कमरे में था, बिस्तर पर लौट गया, जम्हाई ली और कहा, अभी भी अपने फोन से खेल रहे हो? सो जाओ, तुम्हें कल पहाड़ पर चढ़ने के लिए जल्दी उठना होगा। ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ। गुसी ने अपना फोन तकिए के नीचे दबा लिया। जब वह अचंभित थी, तो उसका फोन वाइब्रेट हुआ और वह तुरंत जाग गई। गुसी ने अपने सिर पर कंबल खींचा और अपना फोन खोला, तो जिया जिजुआन का एक वॉइस मैसेज दिखाई दिया। उसे अचानक बहुत घबराहट महसूस हुई। उसने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। वॉल्यूम को सबसे कम संभव स्तर पर समायोजित किया, फिर संदेश खोला। कुछ जरूरी काम था जिसे हल करने की जरूरत थी, इसलिए मैं अभी थोड़ा व्यस्त थी। शुभ रात्रि। अध्याय 34। संपादन नगन नी गुसी ने धीरे से कुकी चबाई और निगल ली। उसे डर था कि उसके मुंह के कोने पर चॉकलेट लग जाएगी, इसलिए उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे फिर से चाटा। जिया जिजुआन की नज़र उन गुलाबी होठों पर पड़ी, और जैसे ही उसने सुंदर जीभ को बाहर निकलते देखा, वह अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें स्याही की तरह काली हो गईं। वह जल्दी से मुड़ा, सामने की सीट के पीछे चिपका हुआ विज्ञापन देखा और प्रत्येक शब्द को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। गुसी ने कुकी निगलना समाप्त किया और कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे यह पसंद नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि मुझे इसे बार बार बदलना थोड़ा असुविधाजनक लगता है। हाची तुयेन को अपनी ओर न देखते हुए और मुंह फेरते हुए देखकर उसने आगे कहा, लेकिन भले ही यह असुविधाजनक हो, लेकिन जब आपने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैं तुरंत आकर वहीं बैठ गई। निहितार्थ यह था, आप बड़े भाई हैं, आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। हाची तुयेन ने अपना सिर घुमाया, ठीक समय पर उसकी स्पष्ट आंखों को पकड़ लिया जो हंसी से झपक रही थी। उसका रूप अभी भी ऐसा था जैसे वह खुश करने की कोशिश कर रही हो, बिल्ली के बच्चे से अलग नहीं जो अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। यह वास्तव में था। उससे प्यार न करना असंभव था। उसने चॉकलेट के रैपर का एक और टुकड़ा फाड़ा और उसे उसके मुंह के पास ले गया और कहा, अगली बार अगर तुम किसी दूसरी सीट पर बैठोगी तो मुझे तुम्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना? गुसी ने केक का एक और टुकड़ा खाया। यह सुनने के बाद उसे लगा जैसे उसने अभी अभी चीनी में लिपटी गोली खा ली हो। अगर आप किसी और का खाना खाते हैं तो आपको सुनना ही पड़ता है। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ। जिया जिक्सुआन ने केक का बचा हुआ टुकड़ा फाड़ दिया। गुसी को लगा कि वह उसे फिर से खिलाने जा रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे खुद ही खिलाने दो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती,
उसने देखा कि उसने बचा हुआ टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। जिया जिक्सुआन ने आराम से खाना खत्म किया, उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिला, जिससे वह मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ लू जियाये और उसका समूह खेल खेलने के लिए एक समूह बना रहे थे। उसकी आंखें दूसरी तरफ घूम गईं, दूसरी तरफ बैठे दो लोगों को देखा, फिर दोबारा देखा। लू जियाये की अभिव्यक्ति भ्रमित हो गई। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? अभी जो वहां बैठा था वह एक छोटी बच्ची थी। उसके गालों पर गड्ढे क्यों थे? जब वह करीब से देखने के लिए फिर से मुड़ा तो उसने देखा कि वे दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। माँ, क्या हम साथ में यात्रा पर नहीं जा रहे हैं? वे दोनों ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे अपने हनीमून पर हों? चू क्यू ने अपना हाथ उठाया और अपना कंधा घुमाया। देखना बंद करो। किसने तुमसे कहा कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है? हान मदद नहीं कर सका लेकिन मुड़कर देखने लगा। कुछ सेकंड बाद वह चुपचाप पीछे मुड़ा। मैं कुत्ते का खाना नहीं खाना चाहता। हाची तुयेन ने दही की बोतल ली, उसमें स्ट्रॉ डाला और कोतुउक को दे दिया। कोतुउक ने उसे धन्यवाद कहा, फिर अपने फोन पर संगीत चालू किया। उसे एक ईयरबड दिया और कहा, क्या तुम सुन सकते हो? जिया जिक्सुआन ने हेडफोन ले लिया। गुसी ने मेडे का संगीत चालू कर दिया। पिछली रात उसने उसे इफ वी नेवर मेट सुनाने के लिए पियानो बजाया था, इसलिए उसने इस गाने को अपनी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर रखा था। इंट्रो बजने लगा। गुसी दही पीते हुए संगीत सुन रही थी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी। हरे पेड़ों की कतारें उज्ज्वल शरद ऋतु के दिन में गर्व से ऊंची खड़ी थी। दूर से वह विशाल मैदान देख सकती थी। दूर दूर तक ओवरलैपिंग पर्वत श्रृंखलाएं थीं, दिखाई देती और गायब हो जाती थी। हरा रंग दृष्टि में फैल गया। सड़क का हर हिस्सा एक सुंदर परिदृश्य पेंटिंग था। उसके कानों में मेडे का गाना था, त्वचा छिलने तक धूप सेंकना, अचानक बर्फबारी का दृश्य, 4 मौसमों के लिए एक साथ, काले बादल फिर से चमकेंगे, मेरे साथ तुम हो, उन जल्दबाजी में पुनर्जन्म से क्या डरना है? वह दिन, वह पल, वह दृश्य, तुम मेरे जीवन में आए। हर मिनट, हर सेकंड, हर एक अभिव्यक्ति, कहानी आश्चर्य से भरी है। गुसी ने जिया जिक्सुआन को देखने के लिए रुख किया। उसके कान में एक ईयरफोन लगा हुआ था और वह खिड़की से बाहर भी देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह उसके साथ सुंदर दृश्य और संगीत भी साझा कर रहा था। उसके दिल में दोहरी खुशी महसूस हुई। उसके होठों के कोने मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। लगभग चेंगदू स्टेशन पर लड़के अपना सामान लेने के लिए खड़े हो गए। लड़कियां उनके बगल में खड़ी थी। जियांगली ने कहा, सौभाग्य से मैं तुम लोगों के साथ हूँ, अन्यथा मैं इतना बड़ा सूटकेस नहीं उठा पाता। ल्यूक जिया डीप सीधे खड़े हो गए, अपना सिर घुमाया और अपने दोस्तों की ओर नाराजगी से देखा। क्या हम 4 महान पुरुष देवताओं का अस्तित्व सिर्फ सामान ढोने में ही है? त्रिना बोई बोई मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं। हाची तुयेन की सराहना में मूल्य है, तो हान और चू क्यू का साथी के रूप में मूल्य है। उसके लिए केवल चीजें ले जाने में ही उसका कुछ मूल्य है। लू जियाये, जो खुशी से सुन रहा था, अचानक झेंग पेपेई की बातों से चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। झेंग पेपेई ने आत्मसंतुष्ट होकर चेहरा बनाया। लियो लियो, लू जियाये ने अपने हाथ में सूटकेस झेंग पेपेई की ओर बढ़ाया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझे मेरा सामान वापस दे दो। सूटकेस गुसी की जांघ से टकराया। उसने एक हल्की चीख निकाली और सूटकेस को पकड़ लिया। जियांगली ने जल्दी से उसे ले लिया और कहा, यह मेरा सूटकेस है, मैं इसे खुद ले जाऊं। ल्यूक जिया डीप। हाची तुयेन ने अपना सिर घुमाया और वह दृश्य देखा। उसने अपने हाथ में पकड़ा टिश्यू बैग ल्यूक जिया डीप की ओर फेंका।
उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तुम क्या कर रहे हो? ल्यूक जिया डीप डर गया। उसकी आंखों में मासूमियत झलक रही थी। मैं सावधान नहीं था। कोतू यूसी ने जल्दी से कहा। यह ठीक है। बोलते समय उसने अपना घुटना रगड़ा। जब उसे मारा गया तो उसे थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन अब वह ठीक है। ल्यूक जिया दीप झुक गया। अपने हाथ कुर्सी पर रखे, अपने हाथों को अपनी छाती के सामने बांधा और दयनीय रूप से कोतू यूसी से कहा, छोटी बहन, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुसीयी ने हंसते हुए कहा। भले ही झेंग पेई पेई व्यस्त थी, फिर भी उसने इत्मीनान से दास्तापूर्ण लू जियाये को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, बेवकूफ, बेवकूफ। ल्यूक जिया डीप ने त्रिन बोई बोई को घूरते हुए प्रत्येक शब्द को अपने मुंह से बोलते हुए कहा, तुम, रुको, वहाँ, मुझे दो। लियो लियो, झेंग पेपेई ने तिरस्कार किया। ट्रेन में हर कोई इन सुंदर लड़कों और सुंदर लड़कियों को एक दूसरे के साथ हंसते और मजाक करते हुए देख रहा था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मन ही मन कह रहा था कि जवानी अद्भुत है। ट्रेन का दरवाजा खुला और सभी एक एक करके उतर गए। अंदर बहुत सारे लोग थे। झेंग पेपेई गुस्सी का हाथ पकड़े रहा, मुस्कुराता रहा और कहता रहा, हमें लड़कियों को हाथ थामना चाहिए ताकि हम खो न जाए। जिया जिक्सुआन ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। बाकी लोग आज्ञाकारी ढंग से उसका अनुसरण कर रहे थे। सीखने के देवता के नेतृत्व में वे पहले से ही बहुत आश्वस्त थे। पूरा समूह दूसरी ट्रेन में बदलने के लिए लिफ्ट से नीचे चला गया। ट्रेन स्टेशन पर कोई खाली सीट नहीं थी, इसलिए उन्हें खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। लड़कियां एक साथ शौचालय गईं। लू जियाए ने चारों ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि चेंगदू में बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ट्रेन स्टेशन पर किसी सुंदर लड़की से मिलूंगा। सुहान ने उत्तर दिया, तुयन पहले भी एक बार चेंगदू आ चुका है न? क्या रास्ते में आपको कई खूबसूरत लड़कियां मिलीं? हाची तुयेन अपना फोन पकड़े हुए एक यात्रा साइट पर टिप्पणियां पढ़ रहे थे। उन्होंने ऊपर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और कहा, किसी और की तरह सुंदर नहीं। पहले कुछ लड़के दंग रह गए और जब उन्होंने प्रतिक्रिया की तो उन्होंने केवल टीएसके की आवाजें निकाली। सुहान, हम जानते हैं कि आपकी एक छोटी बहन है जो परी की तरह खूबसूरत है। कृपया खुद को थोड़ा संयमित करें। चू क्यू ने नकल करते हुए कहा, हम जानते हैं कि आपकी एक परी जैसी खूबसूरत बहन है। कृपया अपने आप को थोड़ा संयमित करें। लड़कियां बातें करते हुए और हंसते हुए पीछे मुड़ी। सुहान ने झेंग पेईपेई को देखा और कहा, मुझे लगता है कि पेईपेई भी बहुत सुंदर है। लू जियाए ने तुरंत हस्तक्षेप किया, भाई, तुम्हें अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। एक बार फिर ट्रेन में गुसिया ने जिया झिजुआन के निर्देशों को याद किया और आज्ञाकारी रूप से तुरंत नहीं बैठा। हालांकि इस बार क्षेत्र में अकेला बैठा व्यक्ति सुहान था। झेंग पेपेई उसके बगल में बैठा था। उसने लड़कियों के समूह की ओर हाथ हिलाया और खुशी से बैठ गई। इसलिए गुसिया दो लड़कियों के साथ एक ही पंक्ति में बैठ गई, जबकि जिया झिजुआन दो लड़कों के साथ बैठ गया। इस बार उन्हें केवल 1 घंटे से अधिक समय तक ट्रेन में बैठना पड़ा और वे बहुत जल्दी पहुंच गए। स्टेशन छोड़ने के बाद समूह ने एक टैक्सी बुलाई और सीधे हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट होटल में चले गए, जिसे उन्होंने पहले से बुक किया था। चेक इन करते समय रिसेप्शनिस्ट ने प्रत्येक व्यक्ति को एक हॉट स्प्रिंग टिकट दिया, समूह को याद दिलाते हुए कि हॉट स्प्रिंग बाथ का समय शाम को 10 बजे से पहले था। कमरे में प्रवेश करते समय लू जियाए ने मुस्कुराते हुए कहा, रात में हॉट स्प्रिंग बाथ लेते समय लड़कियां स्विमसूट पहनेंगी, है ना? वह बिस्तर पर लेट गया, शर्म से लाल होकर बोला, मैं अपनी डिम्पल वाली बहन को स्विमसूट में देखना चाहता हूँ।
बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। चूक्यू, जो उसी कमरे में था, ने कहा, एक तुएन यहाँ है। ल्यूक जिया दीप कार्प की तरह उछल पड़ा। चूक्यू ने व्यंग्य किया, तुम इतने डरे हुए हो, फिर भी तुम तुउक के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ल्यूक जिया डीप क्रोधित हो गया। उसने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए कहा, देखते हैं कि मुझ में हिम्मत है या नहीं। अपना सामान रखने के बाद समूह ने होटल के बाहर जाकर एक रेस्तरां खोजने का समय तय किया। जैसे ही वे होटल की लॉबी में पहुंचे, लड़कों ने तुरंत अपने दोस्तों को देखा, जो अब बहुत सुंदर और दीप्तिमान थे। जिया जिक्सुआन ने गुसी को देखा। उसने एक लंबी आस्तीन वाली लाल लिनन की पोशाक पहन ली थी। पोशाक कमर पर थोड़ी तंग थी, जो उसकी पतली कमर को ढक रही थी। लंबी स्कर्ट उसकी एड़ी तक पहुंच रही थी, जिससे लोग उसके अंदर छिपी लंबी टांगों के बारे में अंतहीन सोचते रहते थे। जब गुसी ने इस पोशाक को पहना, तो झेंग पेपेई ने उसकी प्रशंसा की। उसके कंधों पर गिरते लंबे बाल, स्कर्ट बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी की तरह। ट्रुओंग हान डिच ने कहा, मैं तो उक की लंबी टांगों की प्रशंसा करता हूँ। मेरे जैसा बौना कई शैलियों का पालन नहीं कर सकता। कोतुउक ने अपनी सहेली द्वारा पहनी गई सफ़ेद छोटी स्कर्ट को देखा और लालसा से कहा, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। आप बहुत प्यारी हैं। क्या यह मेरी गलती है कि मैं लंबा हूँ? क्यूट बनने की चाहत में मेरे माता पिता ने कहा कि मैं बेशर्म हूँ। दूसरे लोगों की लड़कियां बैले और पियानो सीखती हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बास्केटबॉल और ताइक्वांडो सीखने दिया। सड़क पर लोग कहते हैं कि मैं अभी 18 साल की भी नहीं हूँ और कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं बस लंबी हूँ। मैं इतनी समझदार कैसे हो सकती हूँ? लड़कियां उससे खुश थी। त्रिनबोई बोई को अनदेखा नहीं किया जा सकता था और वह गुस्से में बोली, क्या यह मेरी गलती है कि मैं सफलतापूर्वक यौवन प्राप्त कर पाई? मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लड़के मेरी छाती को देखते हैं। मिडिल स्कूल से ही वे मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बातें करते आ रहे हैं। यह बुढ़िया बहुत गुस्से में है। हाँ हाँ, अगला कौन है? मजे के लिए बताओ। कमरा हंसी से भर गया। 4 लड़कियों में गुसी सबसे लंबी थी, 1 मीटर 69, एक पतला सुनहरा अनुपात के साथ समूह में सबसे अलग दिख रही थी। झेंग पेपेई 1 मीटर 65 थी, लेकिन समूह में सबसे अच्छे विकसित स्तन थे। जब अन्य छोटे बंस थे, वह पहले से ही एक बड़ी बन थी। जियांगली 1 मीटर 60 थी। कक्षा 10 की लड़कियों में वह न तो लंबी थी और न ही छोटी। झांग झिन्नी 1 मीटर 55 थी, छोटी और प्यारी। चारों लड़कियों ने अपने अपने अंदाज में कपड़े पहने, रंग बिरंगी तितलियों के झुंड की तरह एक साथ खड़ी थी। लू जियाए ने लड़कियों को देखा, मुस्कुराते हुए कहा, हमारे देखने के लिए इतनी खूबसूरती से तैयार होना, आपका सामान पूरे रास्ते ले जाने के लायक है। जब उसकी आंखें कोतुक पर बार बार देख रही थी, हाची तुयेन ने अपना सिर नीचे किया और कहा, चलो चलें। जिया जिक्सुआन ने एक स्थानीय रेस्तरां चुना और वहां लगभग 10 मिनट तक चला। सड़क पर गुजरने वाले लोगों की भीड़ में समूह हंसा और लगातार बातें करता रहा। लड़कियां एक दूसरे की तस्वीरें लेने में व्यस्त थी, जबकि जिया जिक्सुआन ने अपना फोन पकड़ा और गुसी की तस्वीरें ली। चूंकि उन्हें अगले दिन पहाड़ पर जाने के लिए जल्दी उठना था, इसलिए समूह ज्यादा देर तक रेस्तरां में नहीं रुका। खाने के दौरान उन्होंने गाने जाने की योजना बनाई, लेकिन फिर रुक गए। रेस्तरां से निकलने के बाद लड़कियां वापस आते समय भी उत्साह से तस्वीरें ले रही थी। जिया जिक्सुआन ने कहा, चलो कुछ पहाड़ चढ़ने का सामान खरीदते हैं। लड़कों ने लड़कियों से कुछ कहा और फिर कुछ सामान खरीदने के लिए पास की दुकान पर चले गए। लड़कियों को तस्वीरें लेने के लिए छोड़ दिया। यह पर्यटन का मौसम था, इसलिए लोग लगातार आ जा रहे थे।
यहाँ बहुत सारे पर्यटक थे और चारों लड़कियां अचानक एक खूबसूरत नज़ारा बन गईं। कुछ ही दूरी पर एक अच्छी तरह से तैयार आदमी और उसके कुछ दोस्त सुंदर युवा लड़कियों को देख रहे थे। वे सभी चुपचाप एक दूसरे को आंख मारते हुए लड़कियों के पास चले गए। हाय, क्या आप लोग भी यहाँ पर्यटन के लिए आए हैं? लड़कियां उनकी ओर देखने लगी। उन्हें इन बड़े आदमियों से कुछ घृणा हो रही थी। उनमें से एक ने गुस्सी को कैमरा दिया और कहा, क्या तुम हमारी तस्वीर ले सकती हो? छोटी बहन कोतुक ने कैमरा लिया और उनके लिए कुछ तस्वीरें खींची। कैमरा उस व्यक्ति को लौटाने के बाद लड़कियां जाने ही वाली थी कि वे लोग फिर से आ गए। क्या आप एमी पर्वत पर चढ़ते हैं? मैं माउंट एमी कई बार जा चुका हूँ। क्यों न हम एक समूह बनाएं और लड़कियों के लिए टूर गाइड बने? पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ खाने के लिए जाने की योजना बना रहे थे। यहाँ की लड़कियों से मिलना किस्मत है। चलो साथ चलते हैं, हम तुम्हें दावत देंगे। वे लोग बकबक करते रहे। उन सभी को लगा कि ये 4 लड़कियां ही हैं जो स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रही हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने के लिए फुसलाया। दूसरी तरफ हाची तुयेन के समूह ने पहले से ही कुछ पर्वतारोहण की वस्तुएं जैसे कि चलने की छड़ियां, डिस्पोजेबल रेनकोट, रेन बूट और टोपियां चुन ली थी। भुगतान करते समय ल्यूक जिया दीप दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि 3 आदमी लड़कियों के पास आ रहे हैं। ल्यूक जिया दीप ने तुरंत कहा, मक्खियां इतनी तेजी से कहां से आ गईं? हमारे फूलों पर बैठने की हिम्मत। तो हान ने देखा और चिंतित होकर कहा, जल्दी से वहां जाओ, उन्हें लड़कियों के पास जाने का अवसर का फायदा उठाने मत दो। अरे सुंदर लड़कियों, कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? हम बुरे लोग नहीं हैं। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हमें अपना आईडी कार्ड दिखाइए। पहले तो लड़कियां सम्मानपूर्वक व्यवहार करती रहीं और कुछ वाक्यों में उनका जवाब भी दिया, लेकिन उन्हें और अधिक चिपकते देखकर धीरे धीरे उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उनमें से एक गुस्सी के सामने खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं देख रही हूँ कि तुम एक सौम्य और मिलनसार लड़की हो। तुमने अभी अभी हमारे लिए एक तस्वीर भी खींची है। हम किस्मत से मिले, दोस्त बन गए। पुरुष और महिलाएं एक साथ काम कर रहे हैं, बिना थके पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। यह कितना बढ़िया है। वह आदमी गुस्सी के कंधे पर हाथ रखने के लिए उठने ही वाला था। वह उससे बचने ही वाली थी कि अचानक एक हाथ ने उसे सामने से रोक दिया। उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे दूर धकेल दिया। जिया जिक्सुआन गुस्सी के सामने खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति चाकू की तरह ठंडी थी। वह उस आदमी को ठंडेपन से देख रहा था। हालांकि वह उनसे छोटा था, उसका शरीर लंबा था, उसका व्यवहार मजबूत था, जिससे लोग उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। लू जियाए और दूसरे लोग भी उसके ठीक पीछे खड़े थे। हर कोई एक लड़की के सामने खड़ा था। लू जियाए ने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा, भिखारी कबीले के भाइयों, इस डॉग बीटिंग स्टिक का इस्तेमाल कुत्तों को पीटने और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किया जा सकता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी है जब आप उन कुत्तों को पीटना चाहते हैं जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करना पसंद करते हैं। इसके तुरंत बाद 4 पुरुष और 4 महिलाएं अपने हाथों में बांस की छड़ियां पकड़े हुए थे। झेंग पेपेई उनकी उपस्थिति से चकित था। क्या यह भिखारी कबीले का सम्मेलन है? लू जियाए ने अपनी ठोड़ी उठाई। उसकी आंखें अहंकार से उन लोगों को देख रही थी। उसने अपनी छड़ी को जमीन पर थपथपाया और कहा, कुत्तों, क्या तुम मेरी डॉग बीटिंग स्टिक तकनीक आजमाना चाहते हो? डॉग बीटिंग स्टिक तकनीक में कुल 36 चालें हैं। यह भिखारी कबीले के संप्रदाय की गुप्त चालों में से एक है, जिसे अक्सर संप्रदाय के खजाने डॉग बीटिंग स्टिक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वे लोग गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल कुछ वाक्य चिल्ला सकते थे,
तुम दूधिया मुंह वाले बदमाश हमारे साथ असभ्य होने की हिम्मत करते हो। गुस्सी ने महसूस किया कि वे लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानते थे, इसलिए उसने तुरंत जिया जिक्सुआन का हाथ खींचा और कहा, चलो चलते हैं। अब उन पर ध्यान मत दो। घर से बहुत दूर यात्रा करना, यहाँ के माहौल का आदी न होना। एक और समस्या एक कम समस्या से बेहतर है। झेंग पेपेई के मन में भी यही विचार आया, इसलिए उसने लू जियाए को खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। हालांकि वह आम तौर पर गर्म स्वभाव वाली और उग्र थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि स्थिति को कैसे देखना है और वह अनावश्यक संघर्ष नहीं करना चाहती थी। जिया जिक्सुआन ने गुस्सी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। जब वह उन लोगों के पास से गुजरा तो उसने उन्हें ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखें चेतावनी से भरी हुई थी। उन लोगों का मूल इरादा सुंदर लड़कियों को अपने साथ यात्रा करने के लिए बहकाना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होंगे। ये लड़के लंबे और मजबूत थे और कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि उनके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था, इसलिए उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे बहुत दूर चले गए तो लू जियाए ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोग इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हो कि तुम लोगों को अपराध करने के लिए मजबूर कर देते हो। बस थोड़ी सी लापरवाही और कुछ हो गया। त्रिना बोई बोई ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या यह हमारी गलती है कि हम सुंदर हैं? पुरुष स्पष्ट रूप से बेवकूफ हैं, जो लड़कियों को छोटी स्कर्ट पहनने के लिए दोषी ठहराते हैं। क्या बकवास तर्क है। ल्यूक जिया डीप को उस समय थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उनकी बात का खंडन किया गया। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो बस आप लोगों की तारीफ करना चाहता था कि आप लोग कितने सुंदर हैं। हाची तुयेन ने को तुउक से कहा, कोई बात नहीं, बस आराम से और सुंदर कपड़े पहनो। कोतुउक ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखा। हाची तुयेन ने सीधे आगे देखा और उदासीनता से कहा, वैसे भी मैं यहाँ तुम पर नजर रखने के लिए हूँ। गुस्सी दंग रह गई। उसने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराई। आगे चल रहे लड़कों ने गलती से विद्या के देवता के शब्द सुन लिए। सुहान ने लू जियाए से कहा, सच कहूँ तो लड़कियों के साथ छेड़खानी करने में इतुयेन का कौशल तुमसे कहीं बेहतर है। लू जियाए, ऐसा लगा जैसे 10,000 तीरों से वार किया गया हो। होटल में वापस आकर सभी अपने अपने कमरों में नहाने के लिए गए। गर्म पानी के झरने में भीगने की तैयारी की। लड़कियों के नहाने के सूट सिर्फ टैंक टॉप और शॉर्ट्स थे, हालांकि वे बिकनी की तुलना में बहुत ज्यादा रूढ़िवादी थे, फिर भी उन्हें पहनने में थोड़ा अजीब लगा। लेकिन जब वे गर्म पानी के झरने पर पहुंचीं, तो लड़कियों ने पाया कि वहां एक सार्वजनिक स्नान क्षेत्र और पुरुषों और महिलाओं के लिए एक अलग स्नान क्षेत्र था, जो 2 दिशाओं में विभाजित एक चौराहे पर था। छात्र अभी भी बहुत शर्मीले थे। विकास के इस सबसे संवेदनशील दौर में हर किसी में विपरीत लिंग के प्रति जिज्ञासा और शर्म थी। गुस्सी ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, चलो निजी स्नान क्षेत्र में चलते हैं। ल्यूक जिया दीप ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में विरोध की अनगिनत चीखें गूंज उठीं। हाची तुयेन ने कहा, हाँ चलो। गर्म पानी के पूल में गर्मी शरीर के सभी छिद्रों में समा गई, बेहद आरामदायक। सुहान ने अफसोस जताते हुए कहा, मैं अभी भी पेई पेई को स्विमसूट पहने हुए देखना चाहता हूँ। ल्यूक जिया डीप ने पानी पर जोर से वार किया, अनिच्छा से चिल्लाते हुए, और मेरी डिम्पल वाली बहन भी, ओह मेरा दिल बहुत दुखता है। हाची तुयेन ने उसे घूर कर देखा, तुम क्या सोच रहे हो? ल्यूक जिया डीप ने जवाब दिया, आपको इसकी परवाह क्यों है कि मैं क्या सोचता हूँ? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मत सोचो। जिया जिक्सुआन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह उसका गला घोंटने के लिए उसके पास गया। 2 लंबे लड़कों ने गर्म पानी के झरने में हंगामा मचा दिया। लू जियाए चिल्लाया, अगर डिम्पल वाली लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती
तो मैं निश्चित रूप से अब बकवास नहीं सोचता। लेकिन अब जब तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो और तुम्हारे शब्द सही नहीं हैं, तो मुझे बस सोचना पसंद है। जिया जिक्सुआन, क्या तुम जीने से थक गए हो? हान से, मुझे लगता है कि जिया डीप ने जो कहा वह सही है। वह और झो कियाओ पूल के किनारे पर झुके हुए थे, चुपचाप लू जियाए को मौत के घाट उतारते हुए देख रहे थे। रात को सोने से पहले गुस्सी ने आदतन वीचैट खोला, लेकिन जिया जिक्सुआन का कोई संदेश नहीं था। झेंग पेपेई, जो उसी कमरे में था, बिस्तर पर लौट गया, जम्हाई ली और कहा, अभी भी अपने फोन से खेल रहे हो? सो जाओ, तुम्हें कल पहाड़ पर चढ़ने के लिए जल्दी उठना होगा। ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ। गुस्सी ने अपना फोन तकिए के नीचे दबा लिया। जब वह अचंभित थी, तो उसका फोन वाइब्रेट हुआ और वह तुरंत जाग गई। गुस्सी ने अपने सिर पर कंबल खींचा और अपना फोन खोला, तो जिया जिजुआन का एक वॉइस मैसेज दिखाई दिया। उसे अचानक बहुत घबराहट महसूस हुई। उसने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। वॉल्यूम को सबसे कम संभव स्तर पर समायोजित किया, फिर संदेश खोला। कुछ जरूरी काम था जिसे हल करने की जरूरत थी, इसलिए मैं अभी थोड़ा व्यस्त थी। शुभ रात्रि। अध्याय 35। संपादन नगन नी। अगली सुबह अलार्म घड़ी ने सभी को जगा दिया। सभी ने अपने दांत ब्रश करने, अपना चेहरा धोने और अपने कपड़े बदलने के लिए उठे। कुतु यूसी ने रंगीन तिप्तिया घास के आकार का स्पोर्ट्सवियर पहना था, जो युवा और व्यक्तिगत दोनों था। वह आईने के सामने खड़ी थी, अपने बालों को एक पोनीटेल में बांध रही थी, जबकि ट्रिन बोई बोई उसके बगल में थी, अपने छोटे बालों को सुखा रही थी, जिससे तैरने का बहुत प्रभावी एहसास हो रहा था। क्योंकि आज पहाड़ पर चढ़ाई थी, लड़कियों ने स्नीकर्स पहने थे, अपनी पीठ पर बैकपैक्स लिए हुए थे, अपने सामान का कुछ हिस्सा कमरे में छोड़ दिया था और कुछ अपने साथ ले गई थी, क्योंकि आज रात वे पहाड़ पर एक होटल में रुकेंगी जो पहले से बुक किया गया था। लड़कियों ने सामान पैक करने में थोड़ी धीमी गति से काम किया, लड़कों की तरह तेज नहीं। जो लड़के इंतजार कर रहे थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल टो हान को मदद करने के लिए पीछे रहने दिया। बाकी तीन नाश्ते के लिए एक रेस्तरां खोजने के लिए बाहर चले गए। जब समूह लॉबी में इकट्ठा हुआ, तो ल्यूक जिया डीप ने रास्ता दिखाते हुए जीपीएस चालू कर दिया। होटल से निकलते हुए आधे रास्ते में टो हान ने पूछा, तुम्हारी लंबी पैदल यात्रा की छड़िया कहाँ है? लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। अप्रत्याशित रूप से वे एक दूसरे के साथ तालमेल में थी। किसी को भी छड़ी याद नहीं थी। गुस्सी ने कहा, सभी छड़ियां मेरे कमरे में हैं, मैं वापस जाकर उन्हें ले आऊंगी। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं थोड़ा तेज दौड़ूंगी और पकड़ लूंगी। कुछ ही देर बाद वह बांस की छड़ी लेकर लौटी। जो लड़के पहले आए थे, वे पहले ही नाश्ता कर चुके थे। आज जिया जिक्सुआन अपना डीएसएलआर कैमरा लेकर आया, एक जगह खड़ा होकर तस्वीरें ले रहा था। झेंग पेपेई उसके पास गया और कहा, लॉर्ड जिया, मेरी एक तस्वीर ले लो। हाची तुयेन ने कैमरे को बरामदे की ओर घुमाया, तस्वीरें लेने पर ध्यान केंद्रित किया और उदासीनता से उत्तर दिया, समय नहीं है। इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। त्रिना बोई बोई ने कहा, जो कैमरा तेज तस्वीरें लेता है वह मतलबी हो सकता है। मैं अपने फोन से तस्वीरें लेना पसंद करूंगा। खुद को तसल्ली देने के बाद उसने और उसके करीबी दोस्तों ने नाश्ता किया और एक दूसरे की तस्वीरें ली। जिया जिक्सुआन ने कुछ तस्वीरें ली और कैमरा नीचे रख दिया, नजर घुमाई और गुस्सी को नाश्ते की दुकान में बैठे देखा। वह टोफू को स्कूप कर रही थी और चिपचिपे चावल के केक खा रही थी। सुबह के धुंधले दृश्य में वह बहुत प्यारी लेकिन कुछ हद तक अवास्तविक लग रही थी। उसने कैमरा पकड़ा और लेंस को उस पर निशाना लगाया, जूम इन किया। लेंस द्वारा बनाई गई फ्रेम वाली दुनिया में केवल वह थी,
उसकी लंबी पलकें, चमकती आंखें, उसका मुंह खाने पर केंद्रित था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत संतुष्ट थी। उस छोटी सी दुनिया में डूबे हुए, जिसमें केवल वह थी, उसने लगातार 10 से अधिक तस्वीरें ली। गुसी अभी भी मासूमियत से अनजान थी कि वह लेंस में प्रवेश कर चुकी है। उसने पाया कि सभी ने खाना खत्म कर दिया था, केवल वह बची थी। इसलिए वह समूह के समय में देरी से बचने के लिए थोड़ा तेजी से खाना चाहती थी। जिया जिक्सुआन ने उसे जल्दी जल्दी खाते हुए देखा, इसलिए वह उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे खाओ। यह कहने के बाद उन्होंने चिपचिपा चावल केक का एक और हिस्सा ऑर्डर किया और कहा, मैं अभी भी भरा नहीं हूँ। हाची तुयेन के साथ भोजन करने के कारण कोतुउक ने स्वाभाविक रूप से पहले की तरह जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धीरे धीरे भोजन किया। नाश्ते के बाद समूह ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। पहले तो सभी लोग उत्साह से भरे हुए थे, चलते समय तस्वीरें ले रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हर मंदिर जो उन्हें मिला, समूह ने उसमें जाकर पूजा की। लगभग 2 या 3 घंटे चलने के बाद लड़कियां स्पष्ट रूप से थक गई थी। त्रिना बोई बोई ने हांफते हुए कहा, हम कहाँ चले गए? तो हान ने नक्शे को देखा और कहा, अभी अभी लेइयिन मंदिर के पास से गुजरा हूँ। लोई एम पगोड़ा कहाँ है? पहाड़ के बीच में? त्रिना बोई बोई ने फिर पूछा। तो हान ने उसे नक्शा दिखाया, यहाँ। त्रिना बोई बोई ने निराशा में चिल्लाकर कहा, तुम अभी भी पहाड़ की तलहटी में क्यों हो? कोतुयूसी ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, सभी शुरुआत कठिन होती है। ऐसा मत सोचो कि यह बहुत दूर है, बस रास्ते में सुंदर दृश्यों का आनंद लें। गुसी ने जिया जिक्सुआन की सबसे ज्यादा प्रशंसा की। वह एक कैमरा लेकर चल रहा था और बैकपैकर की तरह चलते हुए तस्वीरें ले रहा था। 1 घंटे बाद समूह ने एक छोटा सा विश्राम मंडप देखा। झेंग पेपेई बैठ गया। आराम करो, आराम करो, आराम करो, मैं बहुत थक गया हूँ। झांग झिन्ये और जियांगली भी बैठ गए। दोनों लड़कियां इतनी थकी हुई थी कि वे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस लगातार हाँफ रही थी। गुसी की शारीरिक स्थिति अपने दोस्तों से बेहतर थी, इसलिए उसने सुझाव देने की पहल की, तुम लोग भारी सामान मेरे बैकपैक में रख दो। क्या आप इसे ले जा सकते हैं? त्रिना बोई बोई को बहुत दुख हुआ और शर्मिंदगी भी हुई। कोतुउक ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। सौभाग्य से उसका बैग काफी बड़ा था, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ कुछ बोझ साझा कर सकती थी। गुसियू अपने बैग में और सामान पैक कर रही थी। तभी जिया जिजुआन सही समय पर अंदर आया। यह देखकर उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या तुम थकी नहीं हो? मुझे अभी तक थकान महसूस नहीं हो रही है, गुसी ने जवाब में मुस्कुराया। जिया जिक्सुआन ने उसे अभी भी ऊर्जा से भरा देखा, यह नहीं जानते हुए कि और क्या कहना है। समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। जितना आगे वे गए, रास्ता उतना ही संकरा होता गया। पत्थर की सीढ़ियां उतनी ही ऊंची होती गईं। अपने पैरों को उठाना बेहद थका देने वाला था। ऐसा लगा जैसे अंतहीन सीढ़ियां हों, अंत देखने में असमर्थ। जब वे अंत तक पहुंचे और एक कोने में मुड़े, तो और सीढ़ियां थीं। जब वे किंगेन मंडप में पहुंचे, तो झांग झिन्ये और जियांगली वास्तव में और नहीं चढ़ सकते थे। बहुत थक गया, बहुत थक गया। ट्रोंग हान डिच इतना थक गया था कि वह रोना चाहता था। मैं भी बहुत थक गया हूँ। अभी तो हम आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाए हैं। होंगले ने अपना पसीना पोंछा, ऐसा बोला जैसे उसकी सांस फूल रही हो। चू क्यू ने कहा, अगर तुम आगे नहीं जा सकते, तो तुम अभी पहाड़ से नीचे जा सकते हो, वरना जितना आगे जाओगे, उतनी ही दुविधा में रहोगे। त्रिना बोई बोई ने कहा,
मैं भी थक गई हूँ, लेकिन मैं अभी भी दृढ़ रहना चाहती हूँ और खुद को चुनौती देना चाहती हूँ। हाची तुयेन ने कहा, हान, तुम त्रुओंग हान डिच और हुआंग ले के साथ पहाड़ से नीचे क्यों नहीं जाते? त्रिना बोई बोई नाखुश थी और बुदबुदा रही थी। तो हान क्यों है? ट्रुओंग हान डिच ने जल्दी से कहा, तो हान को साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। हम अकेले नीचे जा सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और फिर उसी रास्ते से वापस आ जाएंगे। हालांकि वह अब भी दृढ़ रह सकती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर वह जारी रही तो वह और अधिक टिक नहीं पाएगी और समूह के लिए बोझ बन जाएगी। जिया जिक्सुआन ने सुहान को इसलिए चुना था क्योंकि वह चारों में सबसे कमजोर था और पहले भी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसे डर था कि वह टिक नहीं पाएगा। झेंग पेपेई को इस बारे में पता नहीं था और वह बेहद नाखुश था। अगर सुहान नीचे चला जाता है तो मैं भी नीचे चला जाऊंगा। झो जियाओ ने कहा, तो मुझे और सुहान को 2 लड़कियों को नीचे ले जाने दो। ल्यूक जिया डीप मत करो। यदि आप सब नीचे चले जाएं, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे भी नीचे जाना होगा? सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मैं भी थक गया हूँ। बस मुझे और दोनों लड़कियों को नीचे जाने दो। तुम लोग आगे बढ़ो, खास तौर पर तुम, झो शियाओ। तुमने कसम खाई थी कि अगर तुम्हें रेंगना भी पड़े तो तुम ऊपर चढ़ जाओगे। और तुम। सुहान ने अपना हाथ उठाया और झेंग पेपेई के बालों को सहलाया। कल रात तुमने कहा था कि तुम पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो। तुम पहले ही इतनी जल्दी निराश हो गए हो। मैं रास्ते में दृश्यों की तस्वीरें भेजने के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगा। त्रिना बोई बोई खुश नहीं था। उसने आह भरी। अपना मूड ठीक करने के बाद उसने धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आपको दिखाने के लिए शीर्ष पर चढ़ूंगा। ठीक है, सुहान ने उसे देखकर मुस्कुराया। इसलिए सभी 2 समूहों में विभाजित हो गए। एक समूह पहाड़ पर चढ़ना जारी रखता है, दूसरा समूह वापस लौटता है। गुसियू झेंग पेपेई को प्रोत्साहित करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथ में छड़ी खींची और कहा, मुझे तुम्हें खींचने दो। त्रिना बोई बोई को उसने खींच लिया। वह बहुत कम थका हुआ महसूस कर रहा था, रो रहा था और कह रहा था, भाई ओक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। भाई उच, मैं आपको देने के लिए बहुत सारा दहेज तैयार करूंगी। ठीक है। कोतुक ने सुना और हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, अगर मैं शादी नहीं कर सकता तो मैं आपसे शादी करूंगा। ल्यूक जिया डीप ने बीच में कहा, नहीं, अगर आप दोनों शादी कर लेते हैं तो यह स्वर्ग के उपहार की बर्बादी होगी। क्या आप हमारे बेटे के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं? आप जितना ऊपर चढ़ते हैं, धीरज उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लड़के भी थके हुए लग रहे थे, खासकर ल्यूक जिया डीप, जो शुरू में घोड़े की तरह मजबूत था, लेकिन अब वह खुद को एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट रहा था। उसने बेशर्मी से कोतुक के सामने अपनी बांस की छड़ी उठाई। भाई उक, मुझे थोड़ा खींचो। भाई उक, कृपया। हाची तुयेन ने उसे मारने के लिए अपनी छड़ी उठाई। कमजोर चू क्यू ने भी क्रोधित होकर कहा, पुरुषों को अपमानित करना। त्रिना बोई बोई थककर चूर हो गया था। ल्यूक जिया डीप को इस तरह देखकर उसने तुरंत अपना होश संभाला, उसकी ओर मुंह बनाया और आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मिस्टर उक मेरा आदमी है, तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। कोतुक, हर कोई इतना थका हुआ क्यों है? उसे अच्छा लग रहा है। वह सक्रिय रूप से हाची तुयेन से पूछती है, क्या आपको मेरे लिए कैमरा पकड़ने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जिया जिक्सुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। शाम को समूह ने एक मंदिर में शाकाहारी भोजन खाया, फिर अपनी यात्रा जारी रखी। आकाश पहले से ही अंधेरा था। मौसम बहुत अच्छा नहीं था, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने सभी ने रेनकोट पहन लिए।
गुसी पूरे रास्ते में अच्छी मनोदशा में थी, लेकिन उसे झेंग पेपेई को घसीटना पड़ा और वह अंततः थक गई थी। आकाश और भी गहरा होता जा रहा था। जिया जिक्सुआन को टॉर्च चालू करनी पड़ी। गुसी के पैर दर्द कर रहे थे, मानो उन पर सीसा लगा हो। झेंग पेपेई को उसे चलने में मदद करने के लिए झोंकियाओं पर झुकना पड़ा और लू जियाए के हाथ लगभग जमीन पर थे। वे एक विश्राम स्थल से गुजरे और एक लड़की को रोते हुए सुना। ऊपर देखने पर उन्होंने एक लड़की को रोते हुए देखा और अपने प्रेमी को डांटते हुए पहाड़ पर चढ़ने की योजना न बनाने के लिए उसे दोषी ठहराया। उसके बगल में बैठे प्रेमी ने उसे दिलासा दिया, बस थोड़ी देर और रुको। यहाँ कोई मोटल या घर नहीं है। हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? ठीक है। होटल के करीब पहुँच गए हैं। समूह ने केवल एक नज़र डाली और चलना जारी रखा। झेंग पेइपेई ने शिकायत के साथ कहा, बहुत ईर्ष्यालु। एक प्रेमी होने का मतलब है कि मैं गुस्सा और बिगड़ैल बन सकता हूँ। गुसियाई ने यह भी कहा, बहुत ईर्ष्यालु। एक प्रेमी होने का मतलब है कि मैं गुस्सा और बिगड़ैल बन सकता हूँ। लू जियाए, बहुत ईर्ष्यालु। एक प्रेमिका होने का मतलब है कि मैं उसे मना सकता हूँ। झो शियाओ, सौभाग्य से मेरे पास मनाने के लिए कोई प्रेमिका नहीं है। गुसियाई ने हांफते हुए कहा, हमें होटल पहुंचने में कितना समय लगेगा? जिया झिक्सुआन ने अपने फोन को देखा और कहा, वर्तमान गति के आधार पर यह लगभग 3 से 4 घंटे हैं। हे भगवान, समूह के बाकी लोग एक स्वर में चिल्लाए। गुसी ने थके हुए स्वर में कहा, मेरे पैर में एक अदृश्य जंजीर बंधी हुई है। मैं जो भी कदम उठाती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ जंजीरों का एक गुच्छा घसीट रही हूँ। और आपने कहा था कि हमें और 3 या 4 घंटे चलना होगा। मैं तुम्हें क्या हो गया है? हाची तुयन ने जब उसकी शक्ल देखी तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या वह पहले बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन अब वह एक कमजोर लड़की की तरह थकी हुई महसूस करती है? अपंग। जिया जिक्सुआन उसके पास गया, अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटी और अपनी ताकत का कुछ हिस्सा उसे सहारा देते हुए दिया, जबकि वह चलती रही। गुसी पूरी तरह से हार चुकी थी और बिना किसी और हिम्मत के उसके सहारे झुक गई, अपनी छड़ी पर टिकी और चलते समय उसे सहारा देने लगी। हालांकि उसके पैरों में सीसा भरा हुआ लग रहा था, लेकिन जिया जिक्सुआन पर टिकी हुई वह अभी भी अपनी बची हुई ताकत को बनाए रख सकती थी और चलना जारी रख सकती थी। उसने हांफते हुए कहा, क्या तुम थकी नहीं हो? हाची तुयेन ने उत्तर दिया, क्रोधित और बिगड़ैल व्यक्ति होने का अभिनय करने में प्रशंसा करने लायक क्या बात है? हाँ, को तो उगदंग रह गया। हाची तुयेन ने फिर कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि कोई तुम्हें चलने में मदद करे? गुसी को अभी भी समझ नहीं आया। उसे लगा कि वह इतनी थक गई है कि उसे चक्कर आ रहा है। समूह ने 1 और घंटे तक चलना जारी रखा जब तक कि उन्हें एक मंदिर नहीं दिखाई दिया। लू जियाए ने कहा, हे भगवान, हम आखिरकार एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां हम आराम कर सकते हैं। अब होटल में मत जाओ, चलो आज रात यहीं सोते हैं। झेंग पेपेई ने शायद ही कभी उसका इस तरह विरोध किया हो, बार बार सिर हिलाते हुए, चलो यहीं सोते हैं। रात बहुत हो चुकी है, क्या होगा अगर हम फिसल कर गिर गए? झो शियाओ ने कहा, मैं तुम लोगों की बात मानूंगा, जो भी हो। कुतुक ने हाची तुयेन की शर्ट पकड़ ली और दयनीय भाव से कहा, चलो आज रात मंदिर में सोते हैं। हाची तुयेन ने सिर हिलाया, ठीक है। मंदिर में प्रवेश करते हुए हाची तुयेन ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की और 2 सबसे महंगे कमरे किराए पर लिए। दोनों कमरे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे और लड़कों द्वारा दोनों लड़कियों को उनके कमरों में ले जाने के बाद वे तुरंत अपने अपने कमरों में लौट आए।
स्नान करने के बाद ल्यूक जिया दीप बिस्तर पर गिर पड़े और बोले, मेरा पूरा शरीर थक गया है, क्या मुझे कुछ औषधीय शराब लगानी चाहिए? चू क्यू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, कुतुक तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है। ल्यूक जिया डीप ने तर्क दिया, ठीक है, वह मिस्टर यूसी है। जब वे बात कर रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। ल्यूक जिया डीप ने पूछा, कौन है? यह मैं हूँ। दरवाजे के बाहर गुस्सी की आवाज थी। लू जियाए तुरंत उठे, अपना लबादा पहना और दरवाजा खोलने चले गए। गुस्सी थर्मस लेकर अंदर आए और कहा, यह अदरक और ब्राउन शुगर का पानी है, इसे जल्दी से पी लो ताकि सर्दी न लगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बहन। ल्यूक जिया दीप लगातार धन्यवाद कहता रहा। बाथरूम का दरवाजा खुला। हाची तुयेन सिर्फ अंडरवियर पहने हुए अपने बाल सुखाने के लिए तौलिया पकड़े हुए बाहर आया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुतुक अंदर आ गया है। कमरे में खड़े होकर बेशक वह सब कुछ देख सकता था। जब कुतुक ने ऊपर देखा तो उसने हाची तुयेन को ऐसा देखा। अध्याय 35। संपादन नगन नी। अगली सुबह अलार्म घड़ी ने सभी को जगा दिया। सभी ने अपने दांत ब्रश करने, अपना चेहरा धोने और अपने कपड़े बदलने के लिए उठे। कुतु यूसी ने रंगीन तिप्तिया घास के आकार का स्पोर्ट्सवियर पहना था, जो युवा और व्यक्तिगत दोनों था। वह आईने के सामने खड़ी थी, अपने बालों को एक पोनीटेल में बांध रही थी, जबकि ट्रिन बोई बोई उसके बगल में थी, अपने छोटे बालों को सुखा रही थी, जिससे तैरने का बहुत प्रभावी एहसास हो रहा था। क्योंकि आज पहाड़ पर चढ़ाई थी, लड़कियों ने स्नीकर्स पहने थे, अपनी पीठ पर बैकपैक्स लिए हुए थे, अपने सामान का कुछ हिस्सा कमरे में छोड़ दिया था और कुछ अपने साथ ले गई थी, क्योंकि आज रात वे पहाड़ पर एक होटल में रुकेंगी जो पहले से बुक किया गया था। लड़कियों ने सामान पैक करने में थोड़ी धीमी गति से काम किया, लड़कों की तरह तेज नहीं। जो लड़के इंतजार कर रहे थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल टोहान को मदद करने के लिए पीछे रहने दिया। बाकी तीन नाश्ते के लिए एक रेस्तरां खोजने के लिए बाहर चले गए। जब समूह लॉबी में इकट्ठा हुआ तो ल्यूक जिया डीप ने रास्ता दिखाते हुए जीपीएस चालू कर दिया। होटल से निकलते हुए आधे रास्ते में टोहान ने पूछा, तुम्हारी लंबी पैदल यात्रा की छड़ियां कहाँ है? लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। अप्रत्याशित रूप से वे एक दूसरे के साथ तालमेल में थी। किसी को भी छड़ी याद नहीं थी। गुस्सी ने कहा, सभी छड़ियां मेरे कमरे में हैं, मैं वापस जाकर उन्हें ले आऊंगी। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं थोड़ा तेज दौड़ूंगी और पकड़ लूंगी। कुछ ही देर बाद वह बांस की छड़ी लेकर लौटी। जो लड़के पहले आए थे वे पहले ही नाश्ता कर चुके थे। आज जिया जिक्सुआन अपना डीएसएलआर कैमरा लेकर आया, एक जगह खड़ा होकर तस्वीरें ले रहा था। झेंग पेपेई उसके पास गया और कहा, लॉर्ड जिया, मेरी एक तस्वीर ले लो। हाची तुयेन ने कैमरे को बरामदे की ओर घुमाया, तस्वीरें लेने पर ध्यान केंद्रित किया और उदासीनता से उत्तर दिया, समय नहीं है। इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। त्रिना बोई बोई ने कहा, जो कैमरा तेज तस्वीरें लेता है वह मतलबी हो सकता है। मैं अपने फोन से तस्वीरें लेना पसंद करूंगा। खुद को तसल्ली देने के बाद उसने और उसके करीबी दोस्तों ने नाश्ता किया और एक दूसरे की तस्वीरें ली। जिया जिक्सुआन ने कुछ तस्वीरें ली और कैमरा नीचे रख दिया, नजर घुमाई और गुस्सी को नाश्ते की दुकान में बैठे देखा। वह टोफू को स्कूप कर रही थी और चिपचिपे चावल के केक खा रही थी। सुबह के धुंधले दृश्य में वह बहुत प्यारी लेकिन कुछ हद तक अवास्तविक लग रही थी। उसने कैमरा पकड़ा और लेंस को उस पर निशाना लगाया, जूम इन किया। लेंस द्वारा बनाई गई फ्रेम वाली दुनिया में केवल वह थी, उसकी लंबी पलकें, चमकती आंखें, उसका मुंह खाने पर केंद्रित था, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत संतुष्ट थी।
उस छोटी सी दुनिया में डूबे हुए, जिसमें केवल वह थी, उसने लगातार 10 से अधिक तस्वीरें ली। गुसी अभी भी मासूमियत से अनजान थी कि वह लेंस में प्रवेश कर चुकी है। उसने पाया कि सभी ने खाना खत्म कर दिया था, केवल वह बची थी। इसलिए वह समूह के समय में देरी से बचने के लिए थोड़ा तेजी से खाना चाहती थी। जिया जिक्सुआन ने उसे जल्दी जल्दी खाते हुए देखा, इसलिए वह उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे खाओ। यह कहने के बाद उन्होंने चिपचिपा चावल केक का एक और हिस्सा ऑर्डर किया और कहा, मैं अभी भी भरा नहीं हूँ। हाची तुयेन के साथ भोजन करने के कारण कोतुउक ने स्वाभाविक रूप से पहले की तरह जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धीरे धीरे भोजन किया। नाश्ते के बाद समूह ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। पहले तो सभी लोग उत्साह से भरे हुए थे, चलते समय तस्वीरें ले रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हर मंदिर जो उन्हें मिला, समूह ने उसमें जाकर पूजा की। लगभग 2 या 3 घंटे चलने के बाद लड़कियां स्पष्ट रूप से थक गई थी। त्रिनाबोई बोई ने हांफते हुए कहा, हम कहाँ चले गए? तो हान ने नक्शे को देखा और कहा, अभी अभी लेइयिन मंदिर के पास से गुजरा हूँ। लोई एम पगोड़ा कहाँ है? पहाड़ के बीच में? त्रिनाबोई बोई ने फिर पूछा। तो हान ने उसे नक्शा दिखाया, यहाँ। त्रिनाबोई बोई ने निराशा में चिल्लाकर कहा, तुम अभी भी पहाड़ की तलहटी में क्यों हो? कोतुयूसी ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, सभी शुरुआत कठिन होती है। ऐसा मत सोचो कि यह बहुत दूर है, बस रास्ते में सुंदर दृश्यों का आनंद लें। गुसी ने जिया जिक्सुआन की सबसे ज्यादा प्रशंसा की। वह एक कैमरा लेकर चल रहा था और बैकपैकर की तरह चलते हुए तस्वीरें ले रहा था। 1 घंटे बाद समूह ने एक छोटा सा विश्राम मंडप देखा। झेंग पेपेई बैठ गया। आराम करो, आराम करो, आराम करो, मैं बहुत थक गया हूँ। झांग झिन्ये और जियांगली भी बैठ गए। दोनों लड़कियां इतनी थकी हुई थी कि वे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस लगातार हाफ रही थी। गुसी की शारीरिक स्थिति अपने दोस्तों से बेहतर थी, इसलिए उसने सुझाव देने की पहल की, तुम लोग भारी सामान मेरे बैकपैक में रख दो। क्या आप इसे ले जा सकते हैं? त्रिनाबोई बोई को बहुत दुख हुआ और शर्मिंदगी भी हुई। कोतुउक ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। सौभाग्य से उसका बैग काफी बड़ा था, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ कुछ बोझ साझा कर सकती थी। गुसियु अपने बैग में और सामान पैक कर रही थी। तभी जिया जिजुआन सही समय पर अंदर आया। यह देखकर उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या तुम थकी नहीं हो? मुझे अभी तक थकान महसूस नहीं हो रही है, गुसी ने जवाब में मुस्कुराया। जिया जिक्सुआन ने उसे अभी भी ऊर्जा से भरा देखा, यह नहीं जानते हुए कि और क्या कहना है। समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। जितना आगे वे गए, रास्ता उतना ही संकरा होता गया। पत्थर की सीढ़ियां उतनी ही ऊंची होती गईं। अपने पैरों को उठाना बेहद थका देने वाला था। ऐसा लगा जैसे अंतहीन सीढ़ियां हों, अंत देखने में असमर्थ। जब वे अंत तक पहुंचे और एक कोने में मुड़े, तो और सीढ़ियां थीं। जब वे किंगेन मंडप में पहुंचे, तो झांग झिन्ये और जियांगली वास्तव में और नहीं चढ़ सकते थे। बहुत थक गया, बहुत थक गया। ट्रुओंग हान डिच इतना थक गया था कि वह रोना चाहता था। मैं भी बहुत थक गया हूँ। अभी तो हम आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाए हैं। होंगले ने अपना पसीना पोंछा, ऐसा बोला जैसे उसकी सांस फूल रही हो। चू क्यू ने कहा, अगर तुम आगे नहीं जा सकते, तो तुम अभी पहाड़ से नीचे जा सकते हो, वरना जितना आगे जाओगे, उतनी ही दुविधा में रहोगे। त्रिनाबोई बोई ने कहा, मैं भी थक गई हूँ, लेकिन मैं अभी भी दृढ़ रहना चाहती हूँ और खुद को चुनौती देना चाहती हूँ।
हाची तुयेन ने कहा, हान, तुम त्रुओंग हान डिच और हुआंग ले के साथ पहाड़ से नीचे क्यों नहीं जाते? त्रिन बोई बोई नाखुश थी और बुदबुदा रही थी। तो हान क्यों है? ट्रुओंग हान डिच ने जल्दी से कहा, तो हान को साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। हम अकेले नीचे जा सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और फिर उसी रास्ते से वापस आ जाएंगे। हालांकि वह अब भी दृढ़ रह सकती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर वह जारी रही तो वह और अधिक टिक नहीं पाएगी और समूह के लिए बोझ बन जाएगी। जिया जिक्सुआन ने सुहान को इसलिए चुना था क्योंकि वह चारों में सबसे कमजोर था और पहले भी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसे डर था कि वह टिक नहीं पाएगा। झेंग पेपेई को इस बारे में पता नहीं था और वह बेहद नाखुश था। अगर सुहान नीचे चला जाता है तो मैं भी नीचे चला जाऊंगा। झो जियाओ ने कहा, तो मुझे और सुहान को 2 लड़कियों को नीचे ले जाने दो। ल्यूक जिया डीप मत करो। यदि आप सब नीचे चले जाएं, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे भी नीचे जाना होगा? सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मैं भी थक गया हूं। बस मुझे और दोनों लड़कियों को नीचे जाने दो। तुम लोग आगे बढ़ो, खास तौर पर तुम, झो शियाओ। तुमने कसम खाई थी कि अगर तुम्हें रेंगना भी पड़े तो तुम ऊपर चढ़ जाओगे। और तुम। सुहान ने अपना हाथ उठाया और झेंग पेपेई के बालों को सहलाया। कल रात तुमने कहा था कि तुम पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो। तुम पहले ही इतनी जल्दी निराश हो गए हो। मैं रास्ते में दृश्यों की तस्वीरें भेजने के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगा। त्रिन बोई बोई खुश नहीं था। उसने आह भरी। अपना मूड ठीक करने के बाद उसने धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आपको दिखाने के लिए शीर्ष पर चढ़ूंगा। ठीक है, सुहान ने उसे देखकर मुस्कुराया। इसलिए सभी 2 समूहों में विभाजित हो गए। एक समूह पहाड़ पर चढ़ना जारी रखता है, दूसरा समूह वापस लौटता है। गुसियू झेंग पेपेई को प्रोत्साहित करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथ में छड़ी खींची और कहा, मुझे तुम्हें खींचने दो। त्रिन बोई बोई को उसने खींच लिया। वह बहुत कम थका हुआ महसूस कर रहा था, रो रहा था और कह रहा था, भाई ओक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। भाई उच, मैं आपको देने के लिए बहुत सारा दहेज तैयार करूंगी। ठीक है। कोतुक ने सुना और हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, अगर मैं शादी नहीं कर सकता तो मैं आपसे शादी करूंगा। ल्यूक जिया डीप ने बीच में कहा, नहीं, अगर आप दोनों शादी कर लेते हैं तो यह स्वर्ग के उपहार की बर्बादी होगी। क्या आप हमारे बेटे के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं? आप जितना ऊपर चढ़ते हैं, धीरज उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लड़के भी थके हुए लग रहे थे, खासकर ल्यूक जिया डीप, जो शुरू में घोड़े की तरह मजबूत था, लेकिन अब वह खुद को एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट रहा था। उसने बेशर्मी से कोतुक के सामने अपनी बांस की छड़ी उठाई। भाई उक, मुझे थोड़ा खींचो। भाई उक, कृपया। हाची तुयेन ने उसे मारने के लिए अपनी छड़ी उठाई। कमजोर चू क्यू ने भी क्रोधित होकर कहा, पुरुषों को अपमानित करना। त्रिन बोई बोई थककर चूर हो गया था। ल्यूक जिया डीप को इस तरह देखकर उसने तुरंत अपना होश संभाला, उसकी ओर मुंह बनाया और आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मिस्टर उक मेरा आदमी है, तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। कोतुक, हर कोई इतना थका हुआ क्यों है? उसे अच्छा लग रहा है। वह सक्रिय रूप से हाची तुयेन से पूछती है, क्या आपको मेरे लिए कैमरा पकड़ने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जिया जिक्सुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। शाम को समूह ने एक मंदिर में शाकाहारी भोजन खाया, फिर अपनी यात्रा जारी रखी। आकाश पहले से ही अंधेरा था। मौसम बहुत अच्छा नहीं था, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने सभी ने रेनकोट पहन लिए। गुसी पूरे रास्ते में अच्छी मनोदशा में थी, लेकिन उसे झेंग पेपेई को घसीटना पड़ा और वह अंततः थक गई थी।
आकाश और भी गहरा होता जा रहा था। जिया जिक्सुआन को टॉर्च चालू करनी पड़ी। गुस्सी के पैर दर्द कर रहे थे, मानो उन पर सीसा लगा हो। झेंग पेपेई को उसे चलने में मदद करने के लिए झो कियाओं पर झुकना पड़ा और लू जियाए के हाथ लगभग जमीन पर थे। वे एक विश्राम स्थल से गुजरे और एक लड़की को रोते हुए सुना। ऊपर देखने पर उन्होंने एक लड़की को रोते हुए देखा और अपने प्रेमी को डांटते हुए पहाड़ पर चढ़ने की योजना न बनाने के लिए उसे दोषी ठहराया। उसके बगल में बैठे प्रेमी ने उसे दिलासा दिया, बस थोड़ी देर और रुको। यहाँ कोई मोटल या घर नहीं है। हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? ठीक है। होटल के करीब पहुँच गए हैं। समूह ने केवल एक नज़र डाली और चलना जारी रखा। झेंग पेइपेई ने शिकायत के साथ कहा, बहुत ईर्ष्यालु। एक प्रेमी होने का मतलब है कि मैं गुस्सा और बिगड़ैल बन सकता हूँ। गुस्सियाई ने यह भी कहा, बहुत ईर्ष्यालु। एक प्रेमी होने का मतलब है कि मैं गुस्सा और बिगड़ैल बन सकता हूँ। लू जियाए, बहुत ईर्ष्यालु। एक प्रेमिका होने का मतलब है कि मैं उसे मना सकता हूँ। झो शियाओ, सौभाग्य से मेरे पास मनाने के लिए कोई प्रेमिका नहीं है। गुस्सियाई ने हांफते हुए कहा, हमें होटल पहुंचने में कितना समय लगेगा? जिया झिक्सुआन ने अपने फोन को देखा और कहा, वर्तमान गति के आधार पर यह लगभग 3 से 4 घंटे हैं। हे भगवान! समूह के बाकी लोग एक स्वर में चिल्लाए। गुस्सी ने थके हुए स्वर में कहा, मेरे पैर में एक अदृश्य जंजीर बंधी हुई है। मैं जो भी कदम उठाती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ जंजीरों का एक गुच्छा घसीट रही हूँ। और आपने कहा था कि हमें और 3 या 4 घंटे चलना होगा। मैं तुम्हें क्या हो गया है? हाची तुयन ने जब उसकी शक्ल देखी तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या वह पहले बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन अब वह एक कमजोर लड़की की तरह थकी हुई महसूस करती है? अपंग। जिया जिक्सुआन उसके पास गया, अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटी और अपनी ताकत का कुछ हिस्सा उसे सहारा देते हुए दिया, जबकि वह चलती रही। गुस्सी पूरी तरह से हार चुकी थी और बिना किसी और हिम्मत के उसके सहारे झुक गई, अपनी छड़ी पर टिकी और चलते समय उसे सहारा देने लगी। हालांकि उसके पैरों में सीसा भरा हुआ लग रहा था, लेकिन जिया जिक्सुआन पर टिकी हुई वह अभी भी अपनी बची हुई ताकत को बनाए रख सकती थी और चलना जारी रख सकती थी। उसने हांफते हुए कहा, क्या तुम थकी नहीं हो? हाची तुयेन ने उत्तर दिया, क्रोधित और बिगड़ैल व्यक्ति होने का अभिनय करने में प्रशंसा करने लायक क्या बात है? हाँ, को तो उगदंग रह गया। हाची तुयेन ने फिर कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि कोई तुम्हें चलने में मदद करे? गुस्सी को अभी भी समझ नहीं आया। उसे लगा कि वह इतनी थक गई है कि उसे चक्कर आ रहा है। समूह ने 1 और घंटे तक चलना जारी रखा जब तक कि उन्हें एक मंदिर नहीं दिखाई दिया। लू जियाए ने कहा, हे भगवान! हम आखिरकार एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां हम आराम कर सकते हैं। अब होटल में मत जाओ, चलो आज रात यहीं सोते हैं। झेंग पेपेई ने शायद ही कभी उसका इस तरह विरोध किया हो, बार बार सिर हिलाते हुए, चलो यहीं सोते हैं। रात बहुत हो चुकी है, क्या होगा अगर हम फिसल कर गिर गए? झो शियाओ ने कहा, मैं तुम लोगों की बात मानूंगा, जो भी हो। कोतुक ने हाची तुयेन की शर्ट पकड़ ली और दयनीय भाव से कहा, चलो आज रात मंदिर में सोते हैं। हाची तुयेन ने सिर हिलाया, ठीक है। मंदिर में प्रवेश करते हुए हाची तुयेन ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की और 2 सबसे महंगे कमरे किराए पर लिए। दोनों कमरे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे और लड़कों द्वारा दोनों लड़कियों को उनके कमरों में ले जाने के बाद वे तुरंत अपने अपने कमरों में लौट आए। स्नान करने के बाद ल्यूक जिया दीप बिस्तर पर गिर पड़े और बोले, मेरा पूरा शरीर थक गया है,
क्या मुझे कुछ औषधीय शराब लगानी चाहिए? चू क्यू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, कुतुक तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है। ल्यूक जिया डीप ने तर्क दिया, ठीक है, वह मिस्टर यूसी है। जब वे बात कर रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। ल्यूक जिया डीप ने पूछा, कौन है? यह मैं हूँ। दरवाजे के बाहर गुस्सी की आवाज थी। लू जियाए तुरंत उठे, अपना लबादा पहना और दरवाजा खोलने चले गए। गुस्सी थर्मस लेकर अंदर आए और कहा, यह अदरक और ब्राउन शुगर का पानी है। इसे जल्दी से पी लो ताकि सर्दी न लगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बहन। ल्यूक जिया दीप लगातार धन्यवाद कहता रहा। बाथरूम का दरवाजा खुला। हाची तुयेन सिर्फ अंडरवियर पहने हुए अपने बाल सुखाने के लिए तौलिया पकड़े हुए बाहर आया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोतुक अंदर आ गया है। कमरे में खड़े होकर बेशक वह सब कुछ देख सकता था। जब कोतुक ने ऊपर देखा तो उसने हाची तुयेन को ऐसा देखा